अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है उम्मीद सुबह बहार। चलिए जी, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। सारी रात घन गरज के साथ बिजली चमकती रही और फिर मींह ऐसे टूट के बरसा जैसे बरसों बाद इसे बरसने का मौका मिला था। और अब वो सुबह सवेरे नमाज के बाद से में चहलकदमी करते हुए रात होने वाली बारिश के बाद के असरात का जायज़ा ले रही थी। इसे हमेशा बारिश के बाद के मनाज़र से वहशत होने लगती थी। बारिश का मौसम अक्सर इसके अंदर के घरंड उतार देता था और इसके अंदर का दर्द आंसुओं की सूरत इसके चेहरे पर बिखर जाता था। कैसा दर्दनाक था ये मौसम। इस मौसम से इसकी अच्छी बुरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं जिन्हें वो कोशिश के बावजूद फरामोश नहीं कर पा रही थी। बारिश के बाद इसे सबसे ज़्यादा वहशत इस हबस से होती थी जो इसके अंदर बाहर अपना बसेरा कर लेता था। अब भी हर तरफ बिखरे पत्ते गिर्द और मिट्टी से अना अटा सहन इससे सख्त उलझन हो रही थी। स्कूल जाने में भी 1.5 घंटा बाकी है। इतनी देर में बाहर की सफाई में हो जाएगी। एतराफ़ का जायज़ा लेते हुए इसने सोचा और झाड़ू लेकर सहन की तफसीली सफाई में जुट गई। सहन की अच्छी तरह सफाई करके फारग होकर बरामदे और ड्राइंग रूम की हर चीज़ को कपड़े से झाड़ कर साफ़ किया तो बारिश के असरात भी कैसे अनमिट होते हैं। रगड़ रगड़ कर फर्श पर पोंछा लगाते वो बड़बड़ाती, सबा सबा बेटा। अभी पोंछा लगाकर फारग हुई ही थी कि तायाबू की आवाज़ आना शुरू हो गई। इसने जल्दी जल्दी मुंह पर छपाके मारे और दुपट्टे से चेहरा पोंछते हुए अंदर भागी। वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे। वो फ़ौरन आगे बढ़ी, सहारा देकर इन्हें बढ़ाने की कोशिश की और इनकी कमर के पीछे तकिया दुरुस्त करके सीधी हुई। असद कहाँ है? दूसरी चारपाई को हाली पाकर उन्होंने पूछा तो वो कमरे पर निगाह डालते हुए, चूंकि मैं नमाज पढ़ रही थी जब निकले थे। रोज़ इस टाइम आ जाते हैं मगर अभी तक नहीं लौटे। असद के पलंग की चादर उठाकर झाड़ कर दोबारा बिछा दी। साइड टेबल पर रखी इसकी किताबें तरतीब से रख दी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? 8 बज रहे हैं। इसे मुसलसल कमरे में मसरूफ़ देखकर उन्होंने पूछा, क्या स्कूल नहीं जाना? जी जाऊंगी, मगर ज़रा देर से। रात की आंधी और बारिश से सारा घर गिर्द मिट्टी से अटा और बिखरा पड़ा है। हर तरफ इतनी गिर्द है, छत पर भी पानी जमा हो गया है। शायद पर नाले के सुराख में कुछ कचरा अटक गया है। सारा पानी सीढ़ियों से बहता रहा है। रात पर बरामदे की हर चीज़ गीली हो गई है। सिन की बड़ी बुरी हालत हो रही थी। अब फारग हुई हूँ, 9:30 बजे तक चली जाऊंगी। कौन सी इतनी अहम नौकरी है जो चली गई तो गम होगा। वक्त गुजारी के लिए कर रही हूँ, सिर्फ आपकी वजह से, वरना दिल नहीं करता। पूरी तफसीर बताकर आखिर में इसने स्कूल की नौकरी की तरफ से हमेशा किया जाने वाला शिकवा दोहराया। वो खामोशी से इसके मलिक चेहरे की तरफ देखे गए। फिरती से चलते हाथ लम्हों में सारे कमरे की बेतरतीबी को एक तरतीब में ले आए थे। उन्होंने एक गहरा सांस लिया। इनसे बेहतर भला कौन जानता था कि वक्त गुजारे किस कदर कठिन और मुश्किल काम है। आपको वॉशरूम ले जाऊं? उसने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला के, मैं नहीं, असद आएगा तो चला जाऊंगा। मगर वो गया कहाँ है? रोज़ सुबह नमाज पढ़कर तो फ़ौरन आ जाता है। इनके पूछने पर इसने सिर्फ कंधे उचका दिए। फिर कमरे से निकल आई। अपने कमरे को समेट कर वो वॉशरूम में चली गई। तैयार होकर किचन में आई तो खाने को कुछ भी दस्तयाब ना था। इसे एकदम याद आया, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। रात को इसने असद से कहा था तो वो सुबह खाने पीने को कुछ लाएगा तो नाश्ता तैयार हो पाएगा, मगर अब असद ही गायब था। ना जाने ये असद कहाँ रह गया। सुबह सुबह सारा घर साफ करने के बाद इसे अब जोरों की भूख लगी हुई थी। वो दूध भी नहीं था। रात को इसने आटा गूंद कर फ्रिज में रख दिया था। जल्दी जल्दी इसने पराठे बनाए। अभी पराठा कहवे के साथ निकल ही रही थी कि असद चला आया। एम सॉरी, सुबह सुबह दुकानें खुली हुई नहीं थी। रात होने वाली बारिश से तुम्हें सड़कों की हालत का अंदाज़ा तो होगा। अगर तुम शाम को ही बता देती, मैं रात को ले आता। अभी तो इतना ही सामान लाया हूँ, शाम को बाकी भी ला दूंगा। इसने तमाम शापस खाने वाली टेबल पर रख दिए। दूसरी तरफ वो पराठे और कहवे का नाश्ता कर रही थी। तुम अभी तक स्कूल नहीं गई? असद को वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो पूछने लगा। बाहरी रुकमा मुंह में डालकर कहवे का एक बड़ा सा घूंट लेकर उठ गई। मैंने पराठे बना दिए हैं, अंडे होते तो आमलेट भी बना देती। रात वाला सालन भी गर्म कर दिया है। मैंने लेट जाना था इसलिए अभी तक हूँ। ताया अबू आपका पूछ रहे थे। मग धोकर वो पलटी तो इसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर संजीदगी से जवाब दिया। फिर वो खामोशी से देख कर गया तो इससे कुफ़्फ़त हुई। वो इसके करीब से गुजरते हुए पहले अपने कमरे में आई। चादर और बैग लेकर वो ताया अबू के कमरे में गई। अच्छा ताया अबू, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, उन्होंने लेटे लेटे जवाब दिया। अभी वो गेट से निकलकर चंद कदम ही चली थी कि सब भी गेट बंद करके इसके साथ साथ बड़े बड़े कदम उठाता चलने लगा। सबा ने सर उठा कर एक नज़र अपने साथ चलते हुए असद को देखा, फिर सीधी चलने लगी। असद का ये रोज़ाना का मामूल था। वो इसे स्कूल के गेट तक छोड़ने जाया करता था। वो हर रोज़ इसके साथ-साथ चलते उलझ जाती थी। ये चंद मिनट का सफ़र सबा के लिए बड़ा दुश्वार होता था। चलते-चलते अचानक इसे याद आया तो सर उठाकर बोली, ताया आपू को आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आप अकेले मत ले जाइएगा। मैं स्कूल से आ जाऊँ तो फिर साथ चलेंगे। इसने नहायत संजीदगी से कहा, मगर असद के होंठ एकदम मुस्कुरा उठे थे। जी अच्छा, और कुछ? जी नहीं। बज़ाहिर सादा सी मुस्कुराहट थी मगर सबा के दिल पर बड़ा असर छोड़ा था। वो जवाब देकर मज़ीद तेज़-तेज़ कदम उठाने लगी। तभी बेध्यानी में
चलते चलते अचानक से ठोकर लगी। इससे पहले कि वो गिरती सामने चलते हसन ने बर वक्त इसका हाथ थामा। सबा को लगा इसके हाथ को जैसे शोलों ने सा छू गया। ध्यान से आगे पत्थर अभी गिर जाती तो इसने जल्दी से हाथ खींच लिया। इसके अंदाज में ऐसी सर्द महरी थी कि ऐसा देखभाल को ताकत रह गया। सबा हम 2 साल हो गए हैं एक घर में रहते हुए, तुम्हारा मेरा साथ या अजनबियों वाला रवैया क्यों है? इतना अरसा साथ रहने से अजनबी नाशना लोगों में भी इंसियत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। हम तो फिर भी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फिर इतनी बेतबारी क्यों? वो हमेशा सबा के सर्द रवैये को नज़रअंदाज कर जाता था, मगर आज जैसे इसका ज़ब्त चीज सा गया था। इसे सबा के यूं तनफ्फुर से हाथ खींच लेने से तकलीफ हुई थी। सबा खामोशी से बेंचे बड़े बड़े कदम उठा रही थी। इसने कोई जवाब न दिया। इसका स्कूल और नज़दीक था और वो जल्द से जल्द इस हम सफ़र से जान छुड़ा लेना चाहती थी। जैसे ही इसका स्कूल आया वो बगैर पलट कर देखे अंदर दाखिल हो गई। असद ने इसके इस रद्द अमल पर शशदर सा खड़ा रह गया। सबा को 2 साल हो गए थे तायाबू के यहाँ आकर रहते हुए, और इन 2 सालों में इसके और असद के दरमियान इस कदर मुख्तसर गुफ्तगू रही थी कि वो दो उंगलियों पर गिन कर बता सकती थी। इसका असद के साथ रवैया ऐसा ही होता था, बेलचक साथ और खुरदरा। बहुत कम ऐसा हुआ था कि इसने इसे खुद से मुखातब किया हो। अगर कभी वो मुखातब करता तो इसका रवैया हमेशा खराब होता। इसकी अम्मी का इंतकाल 2 साल पहले हुआ था, जब तूफ़ानी मौसम में इन्हें अब्बू और हमाद की अचानक नागहानी मौत की खबर मिली थी। इनके असाब पर यह खबर बिजली बनकर टूटी थी वो तो होशो हवास से खो चुकी थी। फिर कई माह तक अस्पताल में ख्वार होने के बाद इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए नाता तोड़ गई थी, और हमाद के साथ इसकी ज़िंदगी के खुशगवार दिन सिर्फ चंद माह पर मोहित थे। मगर सबा को लगता था कि इन चंद माह में हमाद के साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी जी गई थी। हमाद ताया अब्बू का बेटा था, इंतहाई जिम्मेदार और सुलझा हुआ। 2.5 साल पहले इसकी शादी हमाद से हुई थी। वो कराची से ब्याह कर लाहौर आ गई थी। बचपन से ही वो ताया अब्बू और इनके घर वालों से बहुत मानूस रही थी। यही ऐसा था जिसके साथ इसकी बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी, और ये संजीदा बुर्दबार शख्स इसकी हर ऊट पटांग बात का जवाब इंतहाई सुलझे हुए तरीके से दिया करता था। इसकी छुट्टियां हर साल ताया अब्बू के यहाँ लाहौर में गुजरती थीं। ताया अब्बू इसे चाहते भी तो बहुत थे। इसकी अम्मी अब्बू हमेशा इनसे शिकवा करते थे कि उन्होंने सबा को भी गाड़ कर रख दिया है, ज़िद्दी बना दिया है, मगर वो हर बार इसकी ढाल बन जाते थे। हमाद से इसका ताल्लुक बेतकल्लुफ़ होने के साथ बड़ा महबूबाना सा था। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे, और दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेपनाह खुश थे, मगर यह खुशी सिर्फ चंद माह तक रही। शादी के बाद पहली बार वो हमाद कराची गए थे अम्मी अब्बू से मिलने। अम्मी अब्बू बेटी और दामाद को खुश और हम देकर बेहद खुश थे। रोज़ सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनते थे। सबा माँ बाप की इकलौती औलाद थी, सो वो खुश थे, मगर इस खुशी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अब्बू और हमाद यूं ही बाहर गए हुए थे घूमने फिरने, फिर वो दोनों अपने कदमों पर चल कर वापस न आ सके थे। एक शदीद कार एक्सीडेंट ने इनका नाता ज़िंदगी से हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अगले कई माह तक वो बेचैन रही थी। ऊपर से अम्मी का अचानक आवाज़ खो देना इस सानहे ने इनके दिमाग पर बड़ा बुरा असर छोड़ा था। कई माह तक ताया अब्बू अपना घर बार छोड़कर इसके पास कराची ठहरे रहे थे। राजिया बाजी हमाद के जवान मौत की खबर सुनकर पाकिस्तान आ गई थी। इसने बड़ी मुश्किलों से इसको संभाला था। अम्मी की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हालत ने इसे खौफज़दा कर दिया था। इनके इंतकाल के बाद उसे लगता था जैसे इसके पास देने का कोई जवाब ही नहीं रहा। वो घंटों खुद फरामोशी में गुजार देती थी, फिर होश आते ही बलक बलक कर रोना शुरू कर देती थी। ताया अब्बू से इसे अपने साथ लाहौर ले आए थे। राजिया बाजी वापस चली गई थी, और फिर वक्त के साथ साथ इसे सब्र आता चला गया। ताया अब्बू के कहने पर इसने स्कूल में मुलाजमत कर ली थी। इसे भी स्कूल की मुलाजमत में अपने गम से छुपने का एक आसरा मिल गया था, वरना हम्माद को भूल जाना इसके अख्तियार में न था। असद का मुजतबा हसन से कोई खूनी रिश्ता न था। तकरीबन 25 साल पहले की बात है। मुजतबा हसन का शुमाली इलाका जाने का इत्तफाक हुआ। तफरीह के दौरान एक जगह इन्हें इंतहाई दमी हालत में 3-4 साल का एक बच्चा मिला। नब्ज़ देखने पर इसके अंदर ज़िंदगी के आसार नज़र आए तो वो इसे फ़ौरन करीबी अस्पताल ले आए। इसकी ज़िंदगी थी जो वो मौत की सरहद से लौट आया था। इसे अजर से बाहर आने और सेहतयाब होने में चंद दिन लग गए थे। न जाने किस बदबख्त ने इस खूबसूरत से बच्चे को पहाड़ों के दामन में किसी दरिंदे का लुक़मा बनने को फेंक दिया था। इस पर इस हादसे का इस कदर असर था कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा था। वो खौफज़दा और सहमा हुआ बच्चा हर किसी को देख कर रोने लगता था। इसके लबों पर सिर्फ बाबा जानी और बीबी जान के अल्फाज थे। उन्होंने इसके वारिसों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई उम्मीद अफजा राह दिखाई न दी। उन्होंने अपनी तमाम ज़राए इस्तेमाल कर लिया था कि अखबारात में भी बच्चे की तस्वीर और गुमशुदगी की इत्तला दी गई थी। मुसलसल कोशिश के बावजूद भी जब असद के असल वर्सा का पता न चल सका तो वो पुलिस थाने में इत्तला करके अपने एड्रेस वगैरह देकर इनकी इजाज़त से बच्चे को अपने साथ लाहौर ले आए थे।
4 साला اسد نفسیاتی طور پر اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا جس کو دیکھتا دہشت زدہ ہو جاتا تھا۔ مجتبیٰ حسن کی بیگم نے اسے بڑی محبت اور شفقت سے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ طیبو کا خیال تھا کہ اسد کے والدین ایک دن ضرور ان تک آئیں گے، مگر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے تو وہ بھی نا امید ہو گئے۔ اسد کے وارثوں کا پتہ لگانے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ شاید قدرت نے اسد کی پرورش مجتبیٰ حسن کے ہاتھوں میں لکھی تھی۔ بچے کا اصل نام معلوم نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے اسد مجتبیٰ حسن کی حیثیت سے پہچان دی، بلکہ اسے معاشرے کا ایک فعال اور توانا مرد بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں بھی صرف کر دیں۔ مجتبیٰ حسن صاحب نے کبھی اس سے اس کی اصلیت نہیں چھپائی۔ وہ اچھی طرح باخبر تھا کہ وہ مجتبیٰ حسن کا حقیقی بیٹا نہیں، مگر اس نے ہر موقع پر حقیقی بیٹا ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بھی برملا کہا کرتے تھے کہ میرے 2 بیٹے ہیں، اسد اور حماد۔ انہوں نے بھی ایک باپ ہونے کے تمام فرائض نبھائے تھے۔ انہوں نے اسد اور حماد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا تھا۔ جب صبا حماد کے ہمراہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اسد سے بڑے خوشگوار تعلقات رہے تھے، مگر جب اجڑ کر دوبارہ اس گھر میں آئی تو اس نے بہت سی حدود اپنے اور اسد کے درمیان قائم کر لی تھیں۔ مجتبیٰ صاحب جب بھی اسے دیکھتے ان کے اندر اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور گہرا ہونے لگتا۔ اب وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں اب انہیں دقت ہونے لگی تھی، چند قدم چلتے ہی ہلکان ہو جاتے تھے۔ یہ اعصابی اور جسمانی تھکاوٹ انہیں دن بدن کمزور بناتی جا رہی تھی۔ صبا دوبارہ اس گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور پر بہت مضطرب ہو چکی تھی۔ جب ہی تایا ابو کے اصرار پر بلکہ مجبور کرنے پر اس نے قریبی اسکول میں ملازمت کر لی، اس کی توجہ کا ارتکاز بٹنے لگا تو اس کی ذہنی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ آدھا دن اسکول میں گزار کر آنے کے بعد گھر کی مصروفیات نے اسے بڑا سنبھال دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اسے اسد کی طرف سے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے محسوسات اسے اسد کی طرف سے مشکوک کر چکے تھے۔ بے شک اسد نے کبھی کوئی نازیبا حرکت تو ایک طرف کوئی ناپسندیدہ لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات برقرار نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ یہ یقین کرنے پر بھی راضی نہ تھی کہ اسد جو حماد کو سگا بھائی سمجھتا تھا اب اس کی بیوہ کے لیے بدل رہا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی طرف سے خاصی محتاط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر طلح نہیں ہوتی تھی، مگر اسد کو دیکھتے ہی اس کو اپنے احساسات و جذبات پر قابو نہیں رہتا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم اسد سے مخاطب ہو، مگر کبھی کبھار مخاطب کرنے پر اس کے لب و لہجے میں خود بخود تلخی سی سمٹ آتی تھی، جسے ابھی تک مجتبیٰ صاحب نے محسوس نہیں کیا تھا۔ مگر وہ نہ صرف بہت اچھی طرح محسوس کر گیا تھا بلکہ اس کا پس منظر بھی جان گیا تھا، اور شاید آج اس کا اس طرح سختی سے ٹوک دینا بھی اسی زمرے میں آتا تھا، مگر وہ خود کو پھر بھی حق کے بجانب سمجھ رہی تھی۔ خان آ گئے۔ خان ذکاء اللہ خان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، خبر یہاں سے وہاں تک پھیلتی بی بی جان کے کمرے میں بھی پہنچ گئی۔ بی بی جان، بابا جان آ گئے ہیں۔ پشمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر بستر دراز بی بی جان کو اطلاع دی تو ان کے چہرے پر ایک دم سکون سا سرایت کر گیا۔ خان جی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تو بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت وہمی ہو گئی تھیں۔ کوئی ان کی نظروں سے ذرا بھی اوجھل ہوتا تو اس کو طرح طرح کے وہم ستانے لگتے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انہیں دمے کا بھی مرض لاحق ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ذکاء اللہ خان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا بی بی جان کو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بابا جان، رات سے بی بی جان کو پھر سانس کا پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ بی بی جان دن بدن وہمی ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ شک جڑ پکڑ چکا ہے جو بھی گھر سے نکلے گا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ زرمینہ آپی اور بابی جان رات کو آ گئے تھے، ابھی گئے ہیں۔ پشمینہ نے اپنے بابا جان سے ادب سے سر جھکا کر پیار لیا اور فوراً بی بی جان کی شکایت کی تو وہ مسکرا دیں۔ خان صاحب نے ایک سنجیدہ نگاہ اپنے شریک حیات پر ڈالی تو وہ خفت سے مسکرا کر سر جھکا گئے۔ پشمینہ بیٹا، میرا سے کہو کھانا لگائے، تمہارے بابا جان سفر سے لوٹے ہیں، کچھ پینے کو بھی لاؤ۔ بی بی جان نے پشمینہ سے کہا تو وہ فوراً سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ بھول جائیں اس واقعے کو، آپ اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھا کریں، مگر آپ بھول گئے ہیں اس سانحے کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا اور خان ذکاء اللہ کو لگا ان کے زخموں سے خون رسنے لگا ہو۔ ویسا گہرا زخم تھا جو بڑھتا ہی نہ تھا، بلکہ اب تو وہ ناسور بن گیا تھا۔ کوئی حادثہ ہو جاتا تو دل کو قرار بھی آ جاتا، مگر اس طرح نہیں خان صاحب، اس کی جدائی تو میرے دل کا ناسور بن گئی ہے۔ وہ بھولتا ہی نہیں، آج وہ ہوتا تو اس کی شادی ہو چکی ہوتی، بیوی بچے ہوتے ہیں، میرے آس پاس میری سب بلاتے ہیں، بچے ہیں، مگر وہ نہیں ہے۔ میرا دل روتا ہے خان صاحب، اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میں نے اسے باہر کھیلنے کو بھیجا تھا، پھر وہ کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ میں تو اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بھیڑیا کوئی جانور کھا گیا ہوگا، مگر کوئی نشان تو ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہیں تو اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے کا بہانا چاہیے تھا۔ بس کریں بیگم، بس کریں، میرا دل بھی ہون ہون ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بازو تھا، میرے وجود کا حصہ، میری طاقت تھا۔ میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے؟ پولیس، ٹی وی، اخبار، کھوجی، ہر ذریعہ اختیار کیا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔
वो बीबी जान के पास सोफे पर डह से गए थे। अब तो वो इनकी भी हिम्मत टूटने लगी थी। अपने तमाम बच्चों के दरमियान अपने सारम को ना पाकर इनके दिल से बस फूक उठती थी। दिल गम से भर जाता था मगर सब्र जब्त से सब सह जाते थे। ये रब ही की मर्जी थी मगर ये इस पागल दीवानी माँ को कैसे समझाते, जो आज भी आस लगाए बैठी थी कि वो जिंदा होगा और इन्हें मिलेगा। खान साहब, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। मुझे रातों को हुआ पाते हैं, वो मुझे पुकारता है, बीबी जान बीबी जान। इसके नन्हे मुन्ने हाथ मेरे करीब आते हैं और जब मैं इसे पकड़ने लगती हूँ तो वो गायब हो जाता है। वो यकीनन ज़िंदा है, कहीं मौजूद है मेरा सनम, मेरी ज़िंदगी, मेरी आँखों का नूर, वो ज़िंदा होगा। इतना वक़्त गुज़र गया मगर इनकी आस ना टूटी। खान साहब की आंखों में भी नमी सी उतर आई थी। पशमीना शरबत का जग और गिलास ट्रे में रखे कमरे में दस्तक देकर दाल हुई तो बीबी जान की सिसकियाँ से अज़ियत दे गईं। इसने खामोशी से गिलास भरकर बाबा जान को थमाया, जीती रहो। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा, बीबी जान को भी एक गिलास थमाकर वो इनकी तरफ से बैठ गई। बीबी जान, फूफी गुल खानम का फ़ोन आया है, वो लोग शाम को आ रहे हैं आपकी इयादत के लिए। बीबी जान को भी भीगी आंखों से इससे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी और ये तकलीफ़ इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर था। अच्छा, मीरा से को खाने पीने का अच्छा सा इंतज़ाम कर ले, मैं अभी आती हूँ। और अभी दोपहर का खाना लगवाओ। आंसू साफ करके उन्होंने कहा, जी मैं मीरा से कहती हूँ। इस बात में सर हिलाते वो कमरे से निकल गई। खाने की मेज़ पर वो तीनों ही थे। पलवशे और ज़मीने की शादी के बाद अब घर में सिर्फ दो ही थीं। खान ज़काल्ला खान दीगर खानों की तरह रवायती ना थे। इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादियाँ खानदान में ही की थी मगर तालीम इन्हें वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक दिलवाई थी। इनकी तीनों बेटियां यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता थीं। पश्मीना एमए के इम्तहान देकर चंद माह कबल ही फारुग हुई थी। शाम होते ही गुल खानम अपनी शहरी बहू राशिदा और दोनों बेटों के हमरा चली आई थी। आते ही उन्होंने इस आदत पश्मीना को लपटाकर प्यार किया। जवार सजावल वायु राशिदा भाभी के सामने वो पुफी बेगम के इस मज़ाहिरे पर सुरख हो गई थी। फिर इसे छोड़कर वो बीबी जान से इनकी तबीयत का अहवाल दरियाफ्त करने लगी। क्या कर रही हो आजकल? ज़काउल्लाह, सजावल और ज़वार तीनों बाहर बैठक में चले गए थे। वो राशिदा भाभी के पास बैठी तो इसने अपनायत से पूछा। सजावल लाला को यूनिवर्सिटी के दौरान तालीम राशिदा पसंद आ गई थी। सबकी बेपनाह मुखालफत के बावजूद सजावल लाला ने राशिदा से शादी कर ली। खुशकिस्मती से राशिदा एक अच्छी और सुलझी हुई बहू साबित हुई थी। सबकी मुखालफत दम तोड़ गई थी मगर गुल खानम का मलाल नहीं जाता था। वो सजावल के लिए पश्मीना को सोचे बैठी थी मगर जब सजावल ने राशिदा से शादी कर ली तो उन्होंने ज़व्वार को पकड़ लिया। वो अपने भाई की बेटी को किसी तरह में छोड़ने पर राज़ी न थी। वो अपनी चाहत का बरमला इज़हार भी करती रहती थी। कुछ खास नहीं, एग्ज़ाम्स के बाद फ़ारिग ही हूँ, बस रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है और बाबा जान का तो आपको इल्म ही है। मास्टर उन्होंने करवा दिया है, मज़ीद कुछ करने की इजाज़त नहीं, इसने मुस्कुरा कर कहा। ज़रमीने और पलवशे कैसी हैं? राशिदा भाभी ने पूछा। सब ठीक हैं। ज़रमीने रात को आई थी, दोपहर को चली गई और पलवशे तो रोज़ फ़ोन करती है। खुश है। खाना सब ने इकट्ठे ही खाया था। खाने के बाद वो राशिदा के साथ लॉन में चली गई। चांदनी रात में तालाब के पास बैठे हुए माहौल में एक अजीब सा फसूदारी था जिससे वो दोनों महफूज हो रही थी। तुम तो एग्जाम्स के बाद ऐसे गायब हुई कि तुम्हें ढूंढने के लिए लगता है शहर में मनादी करवाना पड़ेगी। अपने कम में जवार की भारी दिलकश आवाज़ पर वो फौरन पलटी। राशिदा भाभी मुस्कुराती हुई दोनों को देखने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने तेवरियाँ चढ़ाकर जवार को घूरा तो वो मुस्कुराता हुआ राशिदा और इसके दरमियान खाली जगह पर टिक गया। दोनों तालाब की दीवार पर बैठी हुई थी तुम्हें देखने, बड़े दिन हो गए हैं तुम्हारी कड़वी कसीली सुनने। इसने जवाबन इसे घूर कर जवाब दिया। देख रही हैं भाभी, ये हमेशा लड़ाई की इब्तिदा करता है और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो बाबा जान तक शिकायत पहुँच जाती हैं। मैं तो दिन रात शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ कि तुम जैसे बॉडीगार्ड से जान छूटी। यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त करना तो मजबूरी थी, बाबा जान अकेले आने जाने में नहीं देते थे। इसने भी फ़ौरन हिसाब चुकाया था। तुम्हें इतना हैंडसम, वजीह और खूबसूरत लड़का बॉडीगार्ड लगता है? इसने फ़ौरन इसके अल्फाज की पर गिरफ्त की थी। मेरे लिए तो बॉडीगार्ड ही थे, बाबा जान ने तुम्हें ही तो बनाया था। खैर, बॉडीगार्ड का बड़ा खूबसूरत मफ़हूम भी लिया जा सकता है। क्यों भाभी जान? इसने फ़ौरन राशिदा को साथ मिलाया। इसने फ़ौरन मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। बकवास नहीं करो, मैं गुल बीबी से शिकायत कर दूंगी। वो जल कर बोली, बसद शौक, इस तरह तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। सूरज चेहरे वाली पश्मीना इसे शुरू से ही बड़ी पसंद थी। सजावल की शादी के बाद जवार की राख खुल गई थी। पहले पश्मीना से मुतल्लिक वो अपनी हर सोच छुपा कर रखता था मगर अब खुले आम इजहार किया करता था और मीना इसी बात से बदकती थी। अभी से बुरा था, जालिम नज़रों ने से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा। ओ जाने जाना, वो बड़ी शोही से गुनगुनाया। भाभी, इसने बेख्तियार हंसती हुई रास्ता को पुकारा। बुरी बात बार तुम हामोहा बेचारी को तंग करते रहे हो। हामोहा, इसने बुरू चुकाया। मैं तुम्हें तालाब में धक्का दे दूंगी, खबरदार अब तुम एक लफ्ज़ भी बोले तो, इसने धमकी दी थी। जफ़ार और वो यूनिवर्सिटी में इकट्ठे ही थे। बाबा जान ने इन सब बहनों के तलीमी सिलसिले में कहीं भी आने जाने की तमाम जिम्मेदारी सजावल और जवार पर ही डाली हुई थी।
बल्कि सारम की गुमशुदगी के बाद वो फिर बेगम ने अपनी बीबी जान की हालत देखते हुए जवार को हमेशा के लिए इधर ही छोड़ दिया था। वो एक तरह से बाबा जान का मुंह बिला बेटा बना हुआ था। इसीलिए इसीलिए इसकी सब के साथ ऐसी ही बेतकल्लुफ़ी थी। वो तो अब गुल बीबी ने रिश्ते का जो शोशा छोड़ा था, इस वजह से पशमीना इससे हिचकिचाने लगी थी, वरना हम उम्र होने और एक जैसे मशागल रखने के वजह से दोनों की खूब बनती थी। जितना लड़ते थे भी उतना ही थे, प्यार भी उतना ही था। मगर यूं ही जवार के तेवर बदले, इससे पहलू बचाने लगी थी तो बार लड़ते ही रहते हो तुम दोनों। मैं अंदर मोमानी जान के पास जा रही हूँ, लड़ो आराम से। रास्ता दोनों को टोक कर अंदर की तरफ बढ़ गई। वो भी मुंह फैलाकर इसे कीना तो नजरों से घूरते हुए जाने लगी तो जवार ने तेजी से इसका हाथ थाम कर रोक लिया। क्या है? वो काट खाने को दौड़ी। कभी प्यार से भी पूछ लिया करो, हर वक्त लड़ाका तैयारा बनी रहती हो। अल्फाज के बरक सवार की आंखों के तेवर ऐसे ही थे कि वो एकदम सटपटा गई। हाथ तो छोड़ो, वो इसे घबराते देखकर महफूज हुआ था। बीबी जान आज मामू जान से हमारे रिश्ते की बाकायदा बात करने आई हैं। इसने बड़े आराम से इंकशाफ किया तो वह घबरा गई। मामू जान तुमसे पूछें तो मुंह फाड़ कर एतराज करने मत बैठ जाना। इसने रपट कर तंबी की। वो मुझसे पूछेंगे तो मैं साफ साफ मना कर दूंगी। तुम्हें तो कोई खूबी ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली, तो क्या बाबा जान अपनी लाडली बेटी की किस्मत फोड़ देंगे? वो आंखों में शरारत लिए कह रही थी। अच्छा, यही बात जरा मेरी आंखों में देखकर कहना, इसने सुनी गुस्सा से कहा। फिर इसके घबरा जाने पर हंस दिया। खबरदार, अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बकवास की, तुम्हें क्या पता मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। कितनी मन्नतें मुरादें मानी हुई मैंने। इसे भागने को पर तोड़ते देखकर इसने दोबारा तनबीह की। पश्मीना के होंठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान उभरी थी। सब जानती हूँ मैं, जल्दी से कहकर वो एकदम अंदर की तरफ भागी। वो जवार मुस्कुरा कर इधर ही देखे गया। वो जो असद से कहकर गई थी इसके साथ है अबू को डॉक्टर के पास ले जाए, मगर असद का रवैया देखकर गल जल्दी ना आ सकी थी। छुट्टी के बाद इसे घर आते हुए 2:30 बज गए थे। देखा तो दरवाज़ा मुकफ्फल था। इसके पास इजाफी चाबी थी। घर की एक चाबी असद के पास होती थी और एक इसके पास। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ गई, कपड़े बदलकर नमाज अदा की, फिर किचन में घुस गई। असद इसकी गैर मौजूदगी में किचन का बाकी सामान भी ले आया था। फ्रिज भरा हुआ था, सालन भी तैयार था। सबा ने देखा जायका अच्छा था। असद अक्सर कोई ना कोई सालन बना कर रख देता था। सबा ने दिल ही दिल में असद के सगड़ापे और हाथ के जायके की दाद दी थी। ताई बेगम का इंतकाल काफ़ी साल पहले हो गया था। इनके इंतकाल के बाद राजिया बाजी ने घर संभाला हुआ था, मगर ताया बहू ने इनकी शादी भी बड़ी कम उम्री में कर दी थी। राजिया के बाद सारी जिम्मेदारियां इन तीनों मर्दों पर आ गई थी। हम्माद और असद किसी सिलिकामंद औरत की तरह घरेलू उमूर में माहिर थे। फिर भी इस घर को एक औरत की हर हाल में ज़रूरत थी और ये कमी सबा ने पूरी कर दी थी। कितने दिनों से एक एक करके किचन का सामान खत्म हो रहा था, मगर वो अपनी अना की वजह से असद को बता नहीं पा रही थी। अब फ्रिज भरा हुआ था। इसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मामा इतने दिन चुप रही। इससे कबल इससे कहने से पहले ही असद सब सामान लाकर दे दिया करता था। पता नहीं इस दफ़ा इसने ऐसा क्यों किया। शायद भूल गया था या शायद जानबूझकर। रोटियां पकाकर वो दोनों का इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 3:30 बजे दोनों लौटे। इतनी देर कर दिया ताया अबू आपने, मुझे फिक्र हो रही थी। दरवाज़ा खुलते ही असद को नज़रअंदाज करके इसने फ़ौरन ताया अबू से कहा। असद इसके यूँ रास्ता रोकने पर खफा हुआ था। अंदर तो आने दो, ये बात वर्ष अंदर जाकर भी हो सकती है। संजीदा और बेमरवत अंदाज में इसने टोका तो फ़ौरन सामने से हट गई। असद ताया अबू को इनके कमरे में ले गया तो वो भी पीछे पीछे चली आई। असद ने इनको बिस्तर पर लटा दिया था। क्या कह रहा था डॉक्टर? वो भी ताया अबू के बिस्तर पर टिक गई थी। वो जितने नडहाल लग रहे थे, इसे तशवीश लाख हो गई था। हम असद चुप ही रहा। असद बेटे से कुछ न कुछ कहता ही रहा था। मुझे तो सिर्फ इतना ही कहा कि मैं रोज़ाना कम से कम आधा घंटा ज़रूर वर्जिश करूँ, बल्कि वाह किया करूँ, दवाइयाँ और फल भी इस्तेमाल करूँ। उन्होंने तकिए से टेक लगा ली। मैं खाना लाती हूँ, अबू को खिला दो, मुझे भूख नहीं है, मुझे ऑफिस भी पहुँचना है। सबा को कमरे से निकलते देखकर इसने कहा तो वो पलट कर असद को देखने लगी। संजीदा अंदाज इसलिए वो काफ़ी रूखा फीका सा लग रहा था। वो हमेशा से इससे बड़ी मुरब्बत से मुहातब होता था। आज शायद इसके एहसास को कुछ ज़्यादा ही बेदर्दी से इसने कुचला था। इसके लहजे कुछ तलही इधर आई थी। वो सबा के देखने पर उठ खड़ा हुआ। सबा खामोशी से पलट कर किचन की तरफ बढ़ गई। खाना निकाल रही थी कि हाथ पर पलट कर देखा। असद दरवाजे की दहलीज पर खड़ा था। ये मेडिसिन ले लो, डॉक्टर बहुत तशवीश का इजहार कर रहा था। अब्बू ने तो जैसे जिंदा रहने की ख्वाहिश ही अपने अंदर से ख़त्म कर ली है। तुम इनको समझाने की कोशिश करो। सारी हदायत और मेडिसिन के औकात इस पर पर्चे पर दर्ज हैं, तुम देख लेना। इसके करीबी मेज़ पर दवाइयाँ रखकर वो पलट गया था। सबा एक गहरा सांस लेकर खाना और दवाई लिए ताया अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ गई। रात को असद घर लौटा तो सबा ताया अब्बू के कमरे में ही थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सो रहे थे। चेहरे पर न कहा तो तकलीफ के आसार वाज़ह थे। इसकी आंखों में आंसू भरे थे। इनका हाथ थाम कर लबों से लगाए वो जिस अजियत से गुजर रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। टैग
टेक इट इजी सबा, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसे यूं बेआवाज़ रोते देखकर असद का दिल पसीजा था। इसने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी। वो शिद्दत से सिसक उठी थी। इसे लग रहा था कि अम्मी अब्बू और हमाद के बाद अब ताया अब्बू भी इसे छोड़ जाएंगे। फिर वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी, कौन था इसका? किसी भी तौर पर इसे सुकून नहीं मिल पा रहा था। ताया इसके लिए एक मजबूत तनावर दर्द की मानिंद थे। अगर इन्हें कुछ हो जाए तो वो किधर जाएगी, जबकि राजिया बाजी भी पाकिस्तान में नहीं है। सबाह पलीस सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी मौसम उम्र के साथ साथ चलता है। अगर इंसान एकदम हौसला हारने लगे तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। असद जिसे समझा रहा था, इसने बमुश्किल खुद पर जब्त किया। ताया अबू ठीक तो हो जाएंगे ना असद? इस वक्त इसकी कैफियत एक छोटे से बच्चे की तरह हो रही थी। आस और निराश में दोबारा वो बच्चा जिसका चेहरा बे यारों मददगार रह जाने के खौफ से दर्द पड़ गया। वो बेयकीन सी थी, आंखों में बेपनाह पानी लिए इसने असद को देखा था। इसके दिल में इसकी आंसुओं ने एक तलातुम बर्पा किया था और इन आंखों में कभी न कभी नमी ना देखने की ख्वाहिश रखता था। यकीन मजबूत रखो, अब्बू ठीक हो जाएंगे, मगर इनको ठीक करने के लिए हम दोनों को ही कोशिश करना होगी। अपने आप को संभालना होगा। अगर हम ही हिम्मत हार जाएंगे तो इनको कौन संभालेगा? ये ज़िंदगी की चाह भूल गए हैं और हमें मिलकर इनको ज़िंदगी की तरफ लाना है। वो इसे समझा रहा था। सबा ने अपने यहाँ तमाम आंसुओं समेट कर सर हिलाते हुए इसे देखा। असद इसका रवैया खुद बहुत बेहतर हो गया था। गुजरने वाले दिनों में इसे बखूबी एहसास हो गया था तायब के अलावा असद का वजूद इसके लिए एक मजबूत पनाह था है। इसकी ये सोच दुनियादारी की हद तक ठीक थी। इससे बढ़कर इसने ना कुछ सोचा था और ना ही वो सोचना चाहती थी। असद और इसके अंदर एक महसूस किया जाने वाला हला अब भी था। बेशक वो अब इसे बुराई ज़रूर मुखातिब करने लगी थी। वो तैयबू का हाथ थामे बाहर ले आई थी। बरामदे की सीढ़ियों पर इनके साथ ही बैठ गई। असद के बाद का वक्त था। धूप ढल चुकी थी। मगरिब की तरफ फैली सुर्खी को भूगोल देखते इसने महसूस किया हल्की हल्की हवा चलने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया था। तायबू, मौसम कितना अच्छा हो गया है ना? यूं ही इधर उधर देखते हुए इसने पूछा। आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की बादलियां छा रही थीं। वो मुस्कुराए। इनके जरियों ज़्यादा चेहरे पर थकी थकी सी मुस्कुराहट फैल गई। ताया अबू, छुट्टियों में जब भी मैं छुट्टियां गुजारने यहाँ आती थी ना तो मुझे ये घर बहुत मुतासर करता था और हर बार यहाँ आने के बाद मेरा वापस जाने को जी नहीं चाहता था। वो मादी को याद करते हुए खो सी गई थी और फिर हम तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ले आए थे, मगर जिसके साथ लेकर आए थे वही छोड़ गया हमेशा के लिए। इनकी आवाज़ रंध गई थी। इसे अफसोस हुआ कि इसने ये मौजू ही क्यों छेड़ा। ताया अबू ने अपना लड़सता हाथ इसके सर पर रख दिया। तुम मेरी एक बात मानोगी सबा? कुछ सोचते इसका सर थपाते उन्होंने कहा। तो इसने दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करते हुए सर उठाकर इन्हें देखा। आप कहिए। ताया अब्बू के चेहरे पर गहरी सोच और तफक्कुर का अक्स वादिया था। और बोल जी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 24 साल। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो हर जिम्मेदारी से बेनियाज आज़ाद हैं। और तुम, एक दफ़ा पहले भी उन्होंने इससे ये जिक्र छेड़ा था और अब फिर। वो खामोश रही। मैं आज हूँ कल नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मरते मरते ज़िंदगी ने एक दफ़ा फिर मोहलत दे दी है। हमारा जिंदा रहता तो वो तुम ही मेरे घर की सारी रौनकें थीं। अब भी तुम मेरे घर की रौनक हो, मगर वो नहीं तो मुझे भी कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें बैठाए रखूं। तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो ये इनकी जिम्मेदारी थी। तुम्हारे बारे में क्या फ़ैसला करते हैं? दादिया का भी फ़ोन आया था। वो भी हंसी परेशान हो रही थी। इसने भी यही मशवरा दिया। वो इसे बता रहे थे कि वो अभी सर झुकाए चुपचाप बैठी हुई है। मुस्तकिल बीमारी। अब दिल बहुत घबरा गया है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले जल्द तुम्हारे फ़र्ज़ से सबका दोष हो जाऊं। प्लीज़ ताया बू, अब मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती। हमाद जिंदा था तो सब कुछ था, अब वो नहीं तो ऐसी कोई हसरत नहीं रही। मैं इसकी बीवी हूँ और इसी के नाम पर सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे दोबारा शादी नहीं करना। आप ये टॉपिक मेरे सामने मत छेड़ा करें प्लीज़। वो बात करते करते रो दी। देखो सबाह बेटी, मुझे बूढ़े को अब मज़ीद ना मत लटकाओ, वरना मरते दम तक ये दुख रहेगा कि तुम्हें किसके सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। वो दिल गिरफ्तार से खामोश हो गए थे। दोनों के दरमियान खामोशी के ये पल तवील होते जा रहे थे। अंदर चले, आंधी आने वाली है। कितनी तेज़ हवा हो गई है। आसमान पर बदलियां गहरी हो गई थी। मगरिब में डूबता सूरज मजीद ओझल हो गया था। हवा का जोर तेज तर होता हुआ इसने इन्हें हाथ से पकड़ा कर खड़ा किया। उन्होंने बड़ी अजियत और बेबसी से देखा, जो चुपचाप सर झुका गई। इन्हें कमरे में पहुंचा कर वो किचन में आ गई थी। चीज़ों को इधर उधर करते हुए भी ज़हन तायाबू की बातों में उलझा रहा था। ये मुमकिन नहीं तायाबू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जो आप चाह रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं। मैं हमाद की संगत में सारी खुशियाँ हासिल कर चुकी हूँ। अब इस तार तार दिल में किसी
اور کے لیے कतई कोई गुंजाइश नहीं। इस ख्याल से ही कि इसकी ज़िंदगी में हमाद की जगह कोई और भी ले सकता है, वो बेपनाह ज़ियत का शिकार हो गई थी। असद आया तो इसे खाना देकर वो इशा की नमाज़ पढ़ने कमरे में चली आई। नमाज़ पढ़ के वापस किचन में आई तो असद खाना खाने के बाद बर्तन भी धो कर जा चुका था। इसकी आवाज़ साहिबू के कमरे से आ रही थी। दोनों किसी मौजू पर बात कर रहे थे। इसने किचन समेट कर चाय बना ली। मैंने इससे फिर बात की थी मगर वो इनकार कर रही है। चाय बनाकर बताया अब्बू के कमरे में आई तो दरवाजे पर ही रुक गई। मौजूद बहस शायद इसकी ज़ात थी। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? ये असद की आवाज़ थी। वो पूरी तरह मुतवज्जो हुई। तुम जानते हो मैं क्यों तुम दोनों पर बार बार जोर दे रहा हूँ? तैयब की नरोठी आवाज़ सुनाई दी। सबा ऐसा कभी नहीं चाहेगी। असद ने पुरसुकून अंदाज में कहा था। सबा उलझी। हमाद को गुजरे 2 साल हो गए हैं। संभल गई है वो काफ़ी। आहिस्ता आहिस्ता हालात से समझौता कर लेगी। थोड़ी जज्बाती हो रही है और कुछ नहीं। फिर भी मेरा ख्याल है वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ। असद मैं समझूँ कि तुम्हारे नज़दीक मेरी ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं। ताया की बिगड़ी आवाज़ पर असद तड़प उठा। प्लीज़ अब्बू जान, मुझे क्यों गुनाहगार करते हैं? सारी सूरत हाल आपके सामने है। हमाद और सबा की अटैचमेंट से आप बेखबर तो नहीं। हमाद को अल्लाह ने उम्र ही इतनी दी थी, वरना मैं तो ऐसा सोचना भी अपने लिए गुनाह तसव्वुर करता हूँ। असद बेटे, ये मेरी ख्वाहिश है और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है शदीद होती जा रही है। मैं दिल से चाहता हूँ तुम सबा से शादी कर लो, इसे तहफ़्फ़ुज़ दो। उन्होंने ज़रा तौक़ुफ़ किया। हमाद की अगर ख्वाहिश ना होती तो तब भी मैंने सोच रखा था कि सबा की तुम्हारे लिए इस घर में लाऊं, मगर फिर हमाद ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फिर सबा का रुझान देखते मैंने भी चुप साध ली। वो अब नहीं, मगर तुम तो हो ना। तुमसे बेहतर सबा को कोई और नहीं समझ सकेगा। वो खामोश तबाज संजीदा मिजाज जज्बाती सी लड़कियां, मुझे खौफ आता है कि कहीं इसे ऐसी वैसी जगह ब्याह कर इसके साथ ज्यादती न कर बैठूं। मैं इसे तकलीफ नहीं देना चाहता। वो हमाद को नहीं बोली, अब भी जिक्र करता हूँ तो रो देती है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे साथ ब्याहते हुए मुझे ये तकलीफ नहीं होगी कि तुम इसे इसकी पिछली ज़िंदगी का हवाला दोगे। मुझे यकीन है तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। तुम इसे इसी तरह इज्जत और मान दोगे जैसे हमाद देता था। सबा के हाथों में ट्रे लरस गई थी। इसे लगा था किसी ने इसका दिल मुट्ठी में बींच लिया हो। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं असद? अगर है तो कह दो, जो भी दिल में है बता दो। इससे पहले कि असद कुछ कहता वो वापस पलट गई। ट्रे किचन की स्लीप पर रख कर वो अपने कमरे में बंद हो गई। हवेली बकिया नूर बनी हुई थी। दुल्हन की तरह सजी हवेली दूर से ही देखने से नुमायाँ हो रही थी। आज खान ज़काउल्लाह खान की सबसे छोटी और लाडली बेटी पश्मीना खान की मंगनी ज़फ़ार खान से हो रही थी। बीबी जान मुतमईन सी इधर उधर मुलाज़माओं की हदायत देती खासी मसरूफ़ थी। पलवशी और ज़मीनें तो हफ्ता पहले ही हवेली में डेरा जमा चुकी थी। इनके यहाँ शादी ब्याह की रस्में बड़ी रवायती सी थी। खान ज़काउल्लाह बेशक तीनों बेटों को आला तरीन से आरास्ता किया था, मगर अपने इक़दार न भूले थे। माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ज़मीने ने इसे मुस्कुरा कर देखा तो वो झिंक गई। लगना भी चाहिए, हर मेरे प्यारे सजीले भैया के नाम का सिंगार है। ज़फ़ार की बहन लैला है। लैला से रहा न गया। बारी खूबसूरत लिबास और ज़ेवरात में वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। बीबी जान की इजाज़त से गुल बेगम ने इसे खानदानी अंगूठी पहनाकर रस्म का आगाज़ किया था। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, ज़रा दिल थाम कर रखना। लैला ने हंस कर कहा तो इसने नासमझी से इसे देखा, मगर लैला हंसते हुए निकल गई। कुछ देर बाद जब खान ज़काउल्लाह निकाह हवा को लिए हुए आए वो हैरान ही रह गई। पश्मीना के वहमो गुमान भी ना था कि मंगनी के साथ निकाह भी हो जाएगा। इसने लरसे हाथों से दस्तखत किए थे। लैला खूब चहकती फिर रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना दिल थाम के रखना। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। कहो कैसा लगा हमारा सरप्राइज़? वो अभी तक हैरत ज़्यादा थी। मैं मुस्कुरा कर सर झुका गई। कुछ देर बाद मेहमानों का रश कम हुआ तो बलवशी और लैला हमराही में वो अपने कमरे में चली आई। मैंने ज़फ़ार भैया से वादा किया था कि तुम दोनों की मुलाकात का बंदोबस्त कर दूंगी। तुम बस कुछ देर ऐसे ही रहना, मैं भैया को इत्तला करती हूँ। वो परेशान हो उठी। नहीं लैला सुनो तो, किसी को खबर होगी तो। जनाब मैंने इंतज़ाम कर रखा है, तुम आराम से इधर बैठो। पलवशी और भाभी हमारे साथ हैं, बस 2 मिनट की जो बात होगी। वो भराई सी अपनी जगह बैठी रह गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसका दिल कांपा। अस्सलाम वालेकुम। पुरजोश खनखनाती जज्बात से भरपूर आवाज़ पर वो सिमट सी गई। क्या हाल है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। खैर है ना? बड़े मौलाना अंदाज में इसने बने संवरे सरापे को देखते हुए कहा। इसने घूरने को सर उठाया, मगर इसके तेवर देखकर घबरा कर फिर सर झुका लिया। कैसा लगा सरप्राइज़? पश्मीना को अपने जज्बात रेशम की तरह नरम महसूस हुए। सर उठाकर इसे देखा जिसकी आंखों में जज्बों का एक जहां आबाद था। अच्छा तो ये सारी कारस्तानी आपकी थी? क्या कारस्तानी? इसकी मोहब्बत के इस अंदाज को इसने कारस्तानी कहा तो वो चीख पड़ा। वो हंसने लगी। इसे मुस्कुराते देखकर वो बेखुद सा आगे बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो कोई खुशनुमा सी हरकत करता पश्मीना ने पुकारा। ज़फ़ार मैं हमेशा इस हवेली में रहना चाहती हूँ। मैं बीबी जान और बाबा जान को अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी। ज़फ़ार ने इसे एक पल गौर बगौर देखा। बीबी जान ने तुम्हें अपना बेटा बनाया हुआ है। तुम शुरू से ही इस हवेली में रहे हो। बाबा जान और बीबी जान ने तुमसे ही बहुत सी उम्मीदें बांध रखी हैं।
بابا قبیلے کی وجہ سے ایسا نہیں سوچتے، مگر تم ہمیشہ اس حویلی میں رہو، یہ بھی ان کی خواہش ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ ویسے ہے تو یہ مردانگی کے خلاف کہ میں گردماد بن کر رہوں، مگر گردماد سے پہلے میں اس حویلی کا بیٹا ہوں، مگر اور بیٹے ہمیشہ اپنے گھروں میں ہی جچتے ہیں۔ بیگم اس کی سنجیدگی کو اس نے ہنسی میں اڑایا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت سی مسکان سمٹ آئی۔ زوار تم بہت اچھے ہو، بس ٹائم زوار بیبی جان اور دیگر لوگ ادھر آ رہے ہیں، زوار لالا جلدی سے بھاگنے کی راہ لیں۔ اس سے پہلے کہ زوار جواباً کوئی خوبصورت سی کارروائی کرتا، لیلا کی آمد نے اسے گڑبڑا دیا۔ زوار بیبی جان کا خیال کرتے ہوئے جلدی سے باہر کی طرف آ گیا اور پشمینہ نے سکھا سانس لیا کہ زوار نے اس کی اتنی بڑی خواہش کو اتنی آسانی سے پورا کر دیا۔ اگر وہ بھی بیاہ کر اس حویلی سے چلی جاتی تو بیبی جان اور بابا جان کو سارم کی جدائی مزید تڑپانے لگتی۔ اگلی صبح وہ 9 بجے تک سے کمرے سے نہ نکلی تو اسد کو تشویش لاحق ہوئی۔ رات کو وہ جب مجتبیٰ حسن سے بات کر کے کمرے سے نکلا تو کچن میں پانی پینے کی غرض سے گیا تھا، مگر وہاں سلیپر ٹرے میں چائے کے 3 کپ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے لیے انکشاف ہی بڑا اذیت ناک تھا کہ وہ ان کی گفتگو سن چکی ہے اور اس کے بعد اس نے کیا اندازہ لگایا ہوگا۔ وہ سوچ کر الجھتا رہا۔ دل تو چاہا کہ ابھی جا کر صورتحال واضح کر دے، مگر پھر اس کے مزاج اور تیوروں کا خیال کر کے رک گیا تھا۔ لیکن اب 9 بجے تک وہ صبر نہ کر سکا۔ صبح اس نے دروازے پر دستک دی۔ صبح اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ قدر پریشان ہو گیا۔ وہ مسلسل اسے آوازیں دیتے دروازہ بجاتا چلا گیا۔ صبح اس کا نام ہونٹوں میں ہی اٹک گیا تھا جب ایک دم دروازہ کھل گیا تھا۔ اسد کا دستک کے لیے اٹھا ہوا ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ دستک دینے کا یہ کون سا انداز ہے؟ بحری نہیں ہوں میں، اس نے اسد کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ لگتا تھا کہ ابھی منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے نکلی ہے۔ تم ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو؟ اس کا غصے سے سرخ چہرہ اور بدلہاتی دیکھتے اسد نے وضاحت کرنا چاہی، مگر اس نے درستی سے بات کاٹ دی۔ مر نہیں گئی تھی میں، ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اس کے گیلے چہرے پر ایک نگاہ ڈالتے سامنے سے ہٹ گیا۔ صبح لاح بیجتے اس کی چوڑی پشت دیکھے گئی۔ وہ طے ابو کے پاس جانے کے بجائے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ وہ 2 گھنٹے بعد جب بھوک لگی تو ہاتھ دھو کر وہ کچن میں آئی۔ اسد کو چولہے کے سامنے کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ تو ابھی تک اس نے اور طے ابو نے ناشتہ نہیں کیا تھا؟ ایسا پہلے بھی ایک بار ہوا تھا، وہ بیمار تھی تو اسد نے خود ہی ناشتہ تیار کر لیا تھا، اور پھر آج اسے رات کی تمام گفتگو یاد آئی۔ پھر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اسد روٹی بیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ٹوسٹ کھا لیتے تھے، مگر طے ابو صرف روٹی کا ہی ناشتہ کرتے تھے۔ صبح کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ پیچھے ہٹے، میں بناتی ہوں۔ وہ اپنے غصے کو پس پشت ڈالے آگے بڑھی تھی۔ اسد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر روٹی بیل کر توے پر ڈال دی۔ صبح کو بڑی سبکی کا احساس ہوا۔ اگر طے ابو کی بھوک کا خیال نہ ہوتا تو پلٹ جاتی، مگر میں نے کہا نہ ہٹیں پیچھے، میں بنا لیتی ہوں۔ اسد کو دوبارہ آٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر اس نے فوراً آٹے والا برتن اٹھا لیا۔ اسد نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ رہنے دیں، آپ جائیں یہاں سے، ہمیں عادت ہے یہ سب کرنے کی، وہاں ہماری عادتیں خراب مت کریں۔ اس کے لہجے میں پل بھر میں جنوبیت دھر آئی تھی۔ تو پھر اپنے لیے بنا لیں، میں اپنے اور طے ابو کے لیے بنا لوں گی۔ اس نے بھی جنوبیت سے کہا تو وہ خاموشی سے روٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنی روٹی بنا کر پلیٹ میں رکھ کر چولہا بند کر کے تو ایک طرف رکھنے کے بعد وہ آملیٹ جو شاید پہلے ہی تیار کر چکا تھا لے کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گیا۔ اس کا یہ روپ پہلی بار صبح کے سامنے آیا تھا کہ وہ ایک پل کو حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر اس نے سر جھٹکا، پھر دوبارہ چولہا جلا کر توا رکھا اور اپنے لیے پراٹھا اور طے ابو کے لیے سادہ پھلکا بنایا، پھر ٹرے لے کر طے ابو کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ قرآنی تفسیر سے متعلق کسی بات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سر اٹھایا۔ آج بہت ہوئی تم۔ اس نے جیسے ہی میز پر ٹرے رکھی تو انہوں نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی۔ بس رات اچھی طرح نیند نہیں آئی، اس لیے صبح جلدی آنکھ نہیں کھل سکی۔ ان کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اس نے بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ رات نیند کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ دلی سے پوچھ رہے تھے، جبکہ صبح کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ بس پچھلی زندگی کی باتیں یاد آ رہی تھیں، امی، ابو، حماد۔ طے ابو نے اب کے بغور دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹے واضح دکھائی دیے۔ کیا تم حماد کو بھول نہیں سکتی؟ ان کے لہجے میں آرزو کی سی سمٹ آئی تھی۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھا ہوا تھا، مگر ابھی تک اس نے ایک لقمہ بھی نہ لیا تھا۔ طے ابو اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ مگر میں تمہاری ساری زندگی یوں گزارنے کی حماقت بھی نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے ٹرے کھسکا کر ہنسی برہمی سے کہا تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ طے ابو، یہ دل کے معاملات ہیں، آپ زبردستی مت کریں پلیز۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ مجتبیٰ حسن صاحب دکھ اسے دیکھے گئے۔ صبا بیٹے، یہ زبردستی نہیں ہے، تم ابھی کم عمر ہو، جذباتی ہو، تم نہیں سمجھ سکتی کہ تمہیں مستقبل میں کن مسائل اور حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ تنہا زندگی گزارنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میں نے اسد سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ پہنچے میں تم دونوں کے فرض سے سب کا دوش ہو جاؤں۔ ان کا اندازہ لہجہ فیصلہ کن تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھے گئی۔ تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی زبردستی نہیں کرتا۔
राजिया यहाँ होती तो कभी परेशानी ना होती। तुम्हारा मेरे बाद तुम्हारा अच्छा बुरा सोचने वाली है। असद तुम्हारे लिए एक गैर महरम है। वो कब तक तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकता है? कल को इसने भी शादी करना है और आने वाली ना जाने कैसी हो। वो तुम्हें बर्दाश्त करे या नहीं। और सच तो ये है कि तुम्हें कहीं और ब्याहते हुए मुझे खुद खौफ भी आता है। असद अच्छा इंसान है, कोई कमी कोई खामी। मैंने राजिया से रात फ़ोन पर तफसीली बात की थी। इसे मेरे फैसले से खुशी हुई है। वो लब बेंचे बैठी रही। सबा बेटे यकीन करो, असद बहुत अच्छा इंसान है। इन 2 सालों में तुमने इसे अच्छी तरह देखा है। इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अगर तुम इस वजह से खौफज़दा हो कि ना जाने वो किस ख़ानदान का खून है, तो बेटा इस छोटी सी बात को ज़हन में जगह मत दो। इसके अंदाज़ो एतबार, मिज़ाज व शबाहत से ही मालूम होता है कि वो किसी आम घराने का चश्मो चराग नहीं है। ना जाने क्या हालात है कि वो मुझे इस हालत में मिला। ना जाने किसकी आँखों की ठंडक और किसके दिल का टुकड़ा है। खुदा ना खास्ता गलत हाथों में पड़ जाता तो क्या मुस्तकबिल होता। मैंने इसे अपना नाम दिया, लिखाया पढ़ाया, मुआशरे में एक मुकाम दिया। लोग इसे मेरा बेटा ही कहते हैं। वो मेरे लिए दूसरा हम्माद है और एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही चाहता है। वो ना जाने इसे क्या-क्या समझा रहे थे। वो एकदम खामोशी उससे उठी और कमरे से निकल आई। इसके और तायाबू के जान के दरमियान एक खामोशी बढ़ती जा रही थी। असद को सूरत हाल का अंदाज़ा था, मगर वो खामोश था। मुश्तबा हसन साहब ने अपना फैसला मनवाने के लिए सब बातचीत बंद कर दी थी। इन्हें लगता था कि इस तरह वो सबा को कल कर लेंगे, मगर अंदर ही अंदर इस खामोशी पॉलिसी पर तीनों ही दिल गिरफ्तार और परेशान थे। सबा अजब आज़ुर्दगी की कैफियत में गिरी हुई थी। रात में इसे नींद नहीं आ रही थी तो बाहर निकल आई थी। कुछ देर तो बरामदे की सीढ़ियों पर गुमसुम बैठी रही। फिर अचानक तायाबू के कमरे से धड़ाम से कोई चीज़ गिरने और टूटने की आवाज़ आई तो वो चौंक गई। उठकर कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा खुलकर अंदर झांका। उसान खता हो गए। तायाबू शायद पानी पीने के लिए उठे थे, संभल न सके और गिर पड़े। गिलास टुकड़े टुकड़े हो गया। इसने दूसरे बिस्तर की तरफ देखा, वो खाली था। असद बिस्तर पर ना था। तायाबू की तबीयत की वजह से असद ज़्यादातर इसी कमरे में सोता था, मगर जिस दिन इसके ऑफिस का काम होता वो अपने कमरे में चला जाता था ताकि मुज्तबा हसन डिस्टर्ब ना हो। वो दौड़ कर इनके करीब पहुंचे और पूरी कुव्वत लगा कर इनको उठाने की कोशिश की, मगर जब वो इन्हें संभाल ना सके पाई तो असद के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा बंद नहीं था। तेजी से अंदर दाखिल होते ही इसने बिस्तर पर दराज असद के ऊपर से चादर खींच ली। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो कभी भी इस कमरे में दाखिल नहीं हुई थी और अब रात के इस पहर इसकी हैरत यकीनी थी। वो असद तायाबू, बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। अभी कुछ देर पहले ही वो काम निपटा कर लेटा था। फौरन बिस्तर से उतरा और तायाबू की तरफ भागा। तायाबू बेहोश पड़े थे। इसने मैशत से असद का बाजू झंझोड़ डाला था। असद ने इन्हें बिस्तर पर लटा दिया था। मैं अंकल इम्तियाज़ की तरफ जाता हूँ, इस वक्त डॉक्टर का तो मिलना मुश्किल ही है। मैं इनके साथ अब्बू को लेकर जाता हूँ। वो उजलत में कहते हुए बाहर निकल गया। कुछ देर बाद लौटा तो इसके साथ अंकल इम्तियाज़ थे। वो अंकल इम्तियाज़ के साथ मुश्तबा हसन को लेकर अस्पताल चला गया। सारी रात वो परेशानी में टहलती रही। सुबह इसने अस्पताल से सबा को हैरियत का फ़ोन कर दिया। दोपहर में असद इसे लेने घर आया तो काफ़ी थका हुआ रहा लग रहा था। सारी रात की भागदौड़ और बेरामी ने इसे काफ़ी मुतासर किया था। असद को इस हालत में देखकर सबा शर्मिंदा सी हो गई। बहुत थक गए हैं, खाना खाएंगे। इसने बालों में उंगलियां चलाते चलाते रुक कर इसे देखा। थके थके साहब, इसलिए इसने आंखें मूंद ली। कुछ तवक्कुफ के बाद इसने कहा। वो किचन में आ गई। इसके लिए खाना बनाते हुए वो अजब से एहसासात का शिकार हुई। खाने की ट्रे इसके सामने मेज़ पर रखी। आवाज़ पर असद ने आंखें खोली। ट्रे अपनी तरफ खसकाते हुए इसने सबा से भी खाने को कहा था। वो खामोशी से बैठ गई। सबा, अबूजान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हैं। कह रही हैं कि इस अटैक के बाद इनकी हालत संभलने के बजाय मज़ीद बिगड़ने का खदशा है। दरअसल वो खुद भी अपने दिल पावर ख़त्म कर चुके हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं थे कि घर में इन पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, इन्हें ऐसा माहौल फराहम करें कि ये टेंशन से दूर रहें। इन्हें अंजाना का दौरा पड़ा था। खाना खाते धीमे लहजे में इसने सारी सूरत हाल बताई। सबा का ज़ब्त बिखर कर रह गया। फूट फूट कर रो पड़ी। रोने का कोई फ़ायदा नहीं सबा, आपको ये सारी सूरत से हाल इसलिए बता रहा हूँ कि आपका इनसे दोहरा रिश्ता है। मेरा बेशक इनसे कोई खून का रिश्ता नहीं, मगर मैंने इन्हें हमेशा बाप ही तस्लीम किया है। जितना आप इनके करीब नहीं हैं, इतना मैं भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर प्लीज़ आप इनको इस टेंशन से निकाल दें। अपने लिए कोई बेहतर फ़ैसला कर लें। ज़िंदगी कभी तनहा नहीं गुजरती। आपको ज़िंदगी में भी नहीं तो आगे ज़रूर सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपने लिए फ़ोर्स नहीं कर रहा। आप बेशक किसी और के लिए ही सही, पर हाँ कह दें। वो इस दुनिया से जाने से पहले आपकी फ़िक्र से आज़ाद होना चाहते हैं। आपको अपने घर में फिर से आबाद देखना चाहते हैं। धीमे और ठहरे हुए लहजे में कहते हुए इसने सारी सूरत हाल वाज़ह कर दी थी। वो गुमसुम सी बैठी रह गई। जितना मर्जी जुटलाती, लेकिन तायाबू इस अटैक की वजह से वो खुद भी थी।
जिस तरह वो इनसे कतई ताल्लुक़ किए हुए थे, ये सूरत हाल तो पेशाना ही थी। आप अच्छी तरह सोच लें, आप पर कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव नहीं, ख़ास तौर पर मेरी तरफ से तो कतई नहीं। शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं, ये उम्र भर की बात है और मैं समझता हूँ कि दिल आमादा ना हो तो ऐसे बंधन बांधने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसने कभी सोचा भी ना था कि सदियों इसे सब समझा रहा होगा। मैं ज़रा चेंज कर लूँ, आप अभी तैयार हो जाएँ, फिर अस्पताल चलते हैं। वो खाना ख़त्म कर चुका था, बर्तन समेटते हुए तैय्यबू के लिए परहेज़ी खाना बनाते हुए तैयार होते हुए इस अजब कशमकश का शिकार थी। इम्तियाज़ अंकल अस्पताल में तैय्यबू के पास ही थे और असद इनकी ही गाड़ी लेकर आया था। सबा इसके साथ फ्रंट सीट पर आ बैठी। असद ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बगौर देखा इसकी आंखें मज़ीद सुरख हो रही थीं। रोता था कि वो फिर रोई हुई है। असद, आप अच्छी तरह जानता है मेरी और हमाद की अटैचमेंट 1-2 दिन की बात ना थी। इसकी मोहब्बत, तवज्जो और प्यार ने मुझे कभी कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया। मैं हमाद के साथ ब्याह कर इस घर में आई थी और हमाद के बाद किसी और का तसव्वुर, चाहे वो कोई भी हो। वो जुमला अधूरा छोड़कर सिसक उठी थी। असद अब नीचे गाड़ी चलाता रहा। आप तैय्यबू से कह दीजिएगा मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ। रोते रोते इसने हाथों में चेहरा छुपा लिया था और असद बस इसे देख कर रह गया था। मुश्तबा हसन चंद दिन अस्पताल में रहे। इनकी तबीयत कुछ संभली तो डिस्चार्ज कर दिए गए थे। वो घर लौटे तो बहुत ज़्यादा लागर हो चुके थे। इनकी हालत देखकर सबा मज़ीद वहशत ज़दा हो जाती थी। असद के क्या जज्बात है वो बेखबर थी। इस वक्त के बाद बराह रास्त इन दोनों की कोई बातचीत नहीं हो सकी थी। वो रात को इन्हें दवा खिलाने आई थी। वो दवा खिलाकर इसने ताया जान के हाथ थाम लिए। आज इनकी तबीयत गुज़िश्ता दिनों से कदरे बेहतर थी। ताया अबू, मुझे आपका फैसला कबूल है। मैं इससे निकाह के लिए राज़ी हूँ। इधर उधर की बातों के बाद इसने कहा तो इनकी आवाज़ रन गई थी। पहले तो वह हैरान हुए, पुरहोश होकर इन्होंने इसे वालहना अंदाज में अपने सीने से लगा लिया था और सबा को लगा इसे दिल खोल कर रोने का मौका मिल गया है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, तुम मेरी ही बहू बनोगी, चाहे हमाद की सूरत या असद की सूरत। यकीन रखना बेटा, असद तुम्हें बहुत खुश रखेगा, कोई और ना जाने कैसा होता। मेरा बाहर दिल ही नहीं माना। बहुत अक्लमंदी का फैसला किया तुमने। अल्लाह तुम दोनों को सदा खुश रखे। वो इसे सीने से लगाए मुसलसल दुआएं दे रहे थे। इसकी ख्वाहिश थी कि निकाह वगैरह की तकरीब सादगी से हो। असद भी शोर हंगामे का कायल ना था, मगर तैय्यबू तो हर तरह से खुशी मनाना चाहते थे दिल खोल कर। ना करते भी अच्छा सा इंतजाम कर लिया गया था। वो निकाह के दिन बहुत खुश थे। बगैर किसी सहारे के वो मेहमानों में चल फिर उठ बैठ रहे थे। ज़िंदगी से भरपूर कहके लगा रहे थे। निकाह के बाद असद पहले मुश्तबा हसन के पास इनके कमरे में आया। तुम इधर? असद को अपने कमरे में देखकर हैरान हुए तो असद झेम गया। आज तो मुझे बूढ़े को तनहा छोड़ दो। जाओ बेटा, सबा इंतज़ार कर रही होगी। तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मुझे बस तुम दोनों की फ़िक्र थी। बहुत बड़े अरसे बाद सुकून महसूस किया है। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। एक खलश थी दिल में, मैं दोनों बेटों में इंसाफ नहीं कर पाया। तुम बेशक मुँह से ना कहो, बाप हूँ तुम्हारा। तुम्हारे दिल की ख्वाहिश मुझ पर आशिकार ना होती तो किस पर होती। आज मैं सुरखरू हो गया हूँ। जाओ बेटा, अपनी खुशियाँ समेटो, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने असद का चेहरा थामकर पेशानी चूमी, फिर ऐसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया तो वह बाहर निकल आया। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए असद के अजब से एहसासात हो रहे थे। गाड़ी में बैठी रोती सबा की वो हाँ और अल्फाज, वो बोला तो ना था। वो अच्छी तरह जानता था कि सबा ने सिर्फ मुजतबा हसन की खातर हाँ की है और किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना इसकी सरशत में ना था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सबा कहीं भी नजर ना आई थी। अलबत्ता बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। वो सोफे पर बैठ गया। सबा बाथरूम से निकली तो इसने देखा वो सादा सूती लिबास में मलबूस थी। इसने नज़रें चुराई। असद ने सबा को चंद पल बगौर देखा और एक गहरी सांस खारिज की। सबा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, पहन लेना। असद इसके करीब आया, पैंट की जेब से एक डिबिया निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई। क्या है? हाथ बढ़ा कर लेने के बजाय इसने सिर्फ पूछा था। असद के अंदर सारे लतीफ़ एहसासात सर्द हो गए थे। देख लें। इसने डबिया इसके करीब रख दी। अबू ज़रूर पूछेंगे और मैं नहीं चाहता कि इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ़ हो। तुम्हारा दिल ना भी चाहे तब भी ज़रूर पहन लेना, मजबूरन ही सही। जहाँ तक बात है तुम्हारे एहसासात की, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें तकलीफ़ ना हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने किन हालात में और क्यों कर इस रिश्ते के लिए रज़ामंदी दी है। कम से कम मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत ना होगी। इसे कहकर वो अलमारी से लिबास लेकर बाथरूम में घुस गया और वो लिबास और ज़ेवर वगैरह लिए अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद वो असद के कमरे में आई तो वो लेटा हुआ था। एक लम्हा वो दोनों की निगाह मिली तो न नज़र झुका गई। खामोशी से बिस्तर पर आकर लेट गई। ताइबू का यूं चले जाना अगरचे अचानक नहीं था, मगर बहुत बड़ा सदमा था। कितने दिनों तक तो सबा संभल ही ना सकी थी। राजिया बाजी बाप की वफात की खबर सुनकर फ़ौरन पाकिस्तान आ गई। चंद हफ्ते ठहरी, मगर कब तक अपना घर बार छोड़कर वो यहाँ ठहरी रहती। वो सबा को आने वाली ज़िंदगी से मुतल्लिक़ हज़ारों नसीहतें करते हुए रवाना हो गईं। सबा के आंसू में आहिस्ता आहिस्ता कमी आने लगी। असद सबा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता रहा। इसके एहसासात और जज्बात का खुसूसी ख्याल रखता था। वो गैर महसूस अंदाज में असद पर इन्हिसार करने लगी थी। असद की मौजूदगी ढारस देती थी और जब असद ने ताया की वफात के बाद दोबारा से ऑफिस जाना शुरू किया था तो सबा तन्हाई के
एहसास में गिरती चली गई थी। वो जितनी देर तक घर से बाहर रहता वो मुख्तलिफ और तफक्कुरात का शिकार होकर होलती रहती। जब वो घर आता तो इसे लगता किसी मजबूत साहिबान के साए में आ गई है। वो एक ज़िम्मेदार मनसब पर फाइज था। इसके ज़िम्मे ऑफिस की तरफ से एक ख़ास प्रोजेक्ट था जिसकी कामयाबी की सूरत में इसे कराची कंपनी की ब्रांच का इंचार्ज बनाकर भेजे जाने के बहुत इम्कानात थे। इसमें इसे काफ़ी मुराद मिलने की तवक्को थी। इसका प्रोजेक्ट पास हो गया था और इसे कराची शिफ्ट होने के अहकामात मिल गए। मुश्तबा हसन की वफ़ात के बाद ये पहली खुशखबरी थी। वो हंसा मसरूफ़ सा घर लौटा। इसका ख्याल था सबा सो गई होगी, मगर जब वो अंदर आया तो सबा को टीवी लाउंज में बैठे देखकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। सबा ने खामोशी से इसे देखकर सर हिला दिया। पहले तो सबा इसकी आमा से कतई बेपरवाह रहती थी, मगर तायब की वफ़ात के बाद वो हमेशा घर आने पर इसे अपनी मुंतज़िर मिली थी। खाना खाएंगे? वो खड़ी हुई। नहीं सॉरी, मैं सुबह बताना भूल गया था कि आज मीटिंग थी, इसलिए लेट हो गया और डिनर भी वहीं कर लिया था। सबा के चेहरे पर एक तरीक सा साया लहरा गया था। अगर चाय मिल जाती तो वो खामोशी से सर हिलाकर किचन की तरफ चली आई। असद के लिए चाय बनाते हुए वहीं खड़े खड़े अजलत में चंद लुकमे लेने लगी। चाय पर दम पर थी जब इसने आखिरी लुकमा लिया था। तुमने खाना नहीं खाया था? माय गॉड, रात के 12 बज रहे हैं और तुम अभी तक भूखी बैठी हुई थी। वो बर्तन सिंक में रख रही थी। इज़्ज़त की आवाज़ पर चौंक कर पलट कर देखने लगी। वो न जाने कब आ खड़ा हुआ था, अब शर्मिंदगी से बोल रहा था, बस यूं ही, पहले भूख नहीं थी, अभी लगी तो खा ली। वो जिस अंदाज में खड़ा तशवीश ज़दा नज़रों से इसे देख रहा था, वो सिर्फ यही कह सकी थी। असद को इतना लेट होने पर मलाल हुआ था। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं लेट हो जाऊंगा, बस याद नहीं रहा। वो खामोशी से मग में चाय डालने लगी तो असद को इसका अंदाज हासा मुस्तरिब लगा। कमरे में ही ले आओ, वो कहकर पलट गया तो वो मग लिए कमरे में चली आई। असद कपड़े बदल कर आहिस्तीन कहियों तक लपेटे हुए बिस्तर पर आ बैठा। मुझे अंदाज़ा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गया हूँ, तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा वक्त पर घर आ जाया करूँ। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, मैं आपके लिए फ़राइज़ और आपकी मिसाइल समझ सकती हूँ। बेफ़िक्र रहें, मैं मुतमईन हूँ। बेज़ाहिर सबा के अल्फाज़ सादा थे, मगर असद को इनमें खुद अज़ियती की कैफ़ियत महसूस हुई थी। एक खबर है मेरे लिए, तो ये एक अहम न्यूज़ है। मुझे कराची की नई ब्रांच के इंचार्ज के तौर पर वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद असद ने कहा तो वो चौंक कर असद को देखने लगी। एकदम तकलीफ़ के गहरे आसार सबा के चेहरे पर वाज़िह पड़े जा सकते थे। वो अब लब भींच गई। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बेपनाह कोशिश की है, दिन रात की तमीज़ किए बगैर तमाम सलाहियतें इस्तेमाल की हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है तो गलत ना होगा। मैं खुद भी कराची शिफ्ट होना चाहता था, वो बता रहा था और सबा के अंदर सदमे से नढाल हो जाने वाली कैफियत पैदा हो रही थी। यानी वो इसे छोड़कर जा रहा था। वो गुमसुम से बैठी हालिमा लिए उठ खड़ी हुई। असद ने दर्दीदा नज़रों से सबा के चेहरे के तासुरात जांचना चाहे, मगर वो इसके हाथ से भी हालिमा के लिए बाहर निकल गई थी। इसके जवाब ना देने पर वो कुछ परेशान सा हो गया। इसके और सबा के दरमियान अजनबियत की दीवार रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होने के बाद भी बदस्तूर कायम थी। वो कैसे इसे अपने वजूद अपने होने का एहसास दिलाता, जबकि अव्वल रोज़ से सबा का ये रवैया इसके साथ एक अजनबी का सा था। इसने अपने और इसके दरमियान ऊंची ऊंची दीवारें कायम कर रखी थी। वो इसकी नाराज़गी की वजह समझ रहा था। वो बिस्तर पर आकर लेटी। इसने मुखातिब किए बगैर कहा, ठीक है, मैंने लापरवाही बरती, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी से कब इनकार किया है मैंने? सबा बगैर जवाब दिए करवट बदले रो रही थी। इसने बेचैन होकर पुकारा, सबा। असद ने एकदम इसका रुख अपनी तरफ किया। सभी इसकी पुकार में दिल के सारे जज्बे बंद आए थे। दाएं बाएं हाथ रखकर वो इस पर झुका और सबा के आंसू इसके रुखसारों पर ही ठहर गए थे। मैंने अगर बहालत मजबूरी आपको कबूल किया था तो आपने भी मजबूरन ये जहर का प्याला भरा था। हम दोनों के अपने अपने मफादात थे। आप तायाबू को खुश करना चाहते थे और मुझे बहरहाल सर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। अगर आप समझते हैं कि मैंने अपनी गर्ज में आपको कबूल किया था तो आप कोई हतमी फैसला कर लें। छोड़ दे मुझे। वो इस जज्बातियत की इंतहा पर थी जो मुंह में आया कहती चली गई। प्लीज़ सबा, चुप हो जाओ। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रही हो? ये रिश्ता मैंने सिर्फ अब्बू की ख्वाहिश पर नहीं बांधा, दिल की पूरी रजामंदी से तुम्हें अपनाया। तुम मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी सबा। वो आज इसके सामने हार गया था। जो जज्बे बरसों दिल के नहाहानों में छुपा कर रखे थे, आज इस पर आश्कार कर दिए थे, मगर दूसरी तरफ वो मतवज्जो ही नहीं थी। इस कदर खूबसूरत इजहार पर भी इसकी तरफ से कोई रद्द अमल ज़ाहिर ना हुआ। सबा बड़ी मोहब्बत और लगावट से इसे पुकारते हुए असद ने दोनों के दरमियान कायम वो चाहता अना की दीवार को गिराने में ही पहल करना चाहिए थी। इसके वजूद को अपने मजबूत बाजुओं के इशार में लिया था। आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? इसने बहुत कर्ब से
पूछा था और जवाबन असद हैरान रह गया। हरगिज़ नहीं, मैं भला तुम्हें क्यों छोड़कर जाऊंगा, तुम हर जगह मेरे साथ रहोगी। इसने बेयकीनी से देखा। वहाँ मुझे रिहाइश मिल रही है, तुम बस पैकिंग करो, तुम मेरे साथ चलोगी। असद ने इसे भरपूर अल्फाज और अंदाज में यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर इसने कुछ ना कहा, बस थोड़ी देर तक देखती रही। फिर करवट बदल कर आंखें मूंद लीं। पश्मीना और ज़फ़ार खान की शादी हो गई थी। बीबी जान मुतमईन थी, पश्मीना और ज़फ़ार इनके पास थे। दोनों को बेपनाह खुश देखकर बीबी जान के दिल के अंदर इत्मीनान सरायत करता जा रहा था। सारन के दुख के बाद इनकी सारी उम्मीदें तीनों बेटियों की खुशियों से वाबस्ता थीं। सब लोग कहते थे कि सारम इस दुनिया में नहीं, मगर इनका दिल इस हकीकत को नहीं मानता था। हत्ता कि खान ज़ौक़ाउल्लाह खान भी इस हकीकत को मान चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर इनकी ममता को एक यकीन था कि वो कहीं न कहीं ज़रूर है। दुनिया के किसी गोशे किसी कोने में वो सांस ले रहा है। वो इसके वजूद की हरकत अभी भी अपने वजूद में महसूस करती थी। बीबी जान मुलाज़मा से अपनी अलमारी की सफाई करवा रही थी जब इनकी निगाह सुर्ख महमली एल्बम पर पड़ी। मीरा, ये एल्बम ज़रा निकाल दो। मीरा ने एल्बम निकाल दिया। वो इसे लेकर बिस्तर पर बैठ गई। ये इनके बच्चों की तस्वीर पर मुश्तमिल पुराना एल्बम था कि इन तस्वीरों को देखते हुए एक तस्वीर पर इनकी नज़रें जम गई थी। खान साहब ने सारम को गोद में उठाया हुआ था, जबकि परवरिश इनकी गोद में थी। ज़मीनें बड़ी थी, वो इनके पहलू में खड़ी थी। अलबत्ता पश्मीने बाद में पैदा हुई थी, इसलिए वो तस्वीर में नहीं थी। इनकी आंखें नम होने लगी थी। उन्होंने अगली तस्वीर पर निगाह डाली। मोटी मोटी आंखों वाला 2 साला सारम वाकर में बैठा हुआ था। उन्होंने बेहतियात तस्वीर को होंठों से छू लिया। बीबी जान ज़रा ज़फ़ार सजावल लाला के पास जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले जा रहे हैं। पश्मीना एकदम कमरे में दाखिल हुई थी। रवानी में कहते हुए वो अचानक रुक गई। बीबी जान, आप रो रही थी। इसकी निगाह के सामने के चेहरे से होती हुई सामने खुले एल्बम पर पड़ी तो पल में सारा माजरा समझ गई। कितनी बार कहा है आपको बीबी जानी, मत रोया करें। और ये एल्बम आपको किसने निकाल कर दिया है? मैंने सबसे ऊपर दराज में छुपा कर रखा था। वो बीबी जान के पास आकर बैठ गई थी। तुम क्या कह रही थी? उन्होंने खुद को संभाला था। ज़फ़ार का बता रही थी कि वो सजावल लाला के साथ चलने की जिद कर रही हैं, मगर कह रही हैं 4 दिन की बात है, आउटिंग हो जाएगी। ज़रूर जाओ, यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के। फिर मैं ज़फ़ार से कह देती हूँ कि वो इंतज़ामात कर लें। उन्होंने खामोशी से सर हिला दिया। बीबी जान, ये एल्बम मैं अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, अब आपको हाथ नहीं लगाने दूँगी। मामू, आप अपनी तबीयत ख़राब कर लेती हैं अपनी। इसने एल्बम अपने कब्ज़े में कर लिया। बीबी जान ने कुछ कहना चाहा, मगर फिर भी खामोश हो गईं। तस्वीरें नज़र से ओझल हो सकती थीं, मगर जो तस्वीर दिल पे नक्श थी, इसको वो क्यों कर दूर कर सकती थी। कराची शिफ्ट हो जाने के बाद असद ने सबा का भरपूर ख्याल रखने की कोशिश की थी। ऑफिस के बाद का सारा वक्त वो घर पर ही गुजारता था। इसका रवैया असद के साथ कदरे बेहतर हुआ था, मगर दरमियान में एक अनदेखी दीवार अब भी हायल थी, जिसे वो इसने अबूर किया था, ना ही असद ने ऐसी कोशिश की थी। सबा की एक बार फिर की बेयकीनी के बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता सबा के साथ अपने सलूक इस कदर नरम कर लिया था कि सबा उदास खुद इसकी मोहब्बत, इसके एहसासात और जज्बात को समझ जाए। शायद इसी तरह इसके दिल तक रसाई हो सकती थी। इस वक्त वो भी दोपहर को लौटा, जब वो घर पर नहीं थी। आज इसे कोई काम था जिसे निपटा कर वो दोबारा ऑफिस जाने के बजाय घर आ गया था। कहाँ गई है बेगम साहिबा? इसने मुलाजमा से दरियाफ्त किया था। सबा की तन्हाई का एहसास करते हुए इसने यहाँ शिफ्ट होने के फ़ौरन बाद एक कुल वक्ती मुलाजमा का इंतज़ाम किया था। सबा को अकेलेपन का एहसास ना हो। वो जी साथ वाले बंगले की राश्ता पाजी आई थी, वो इन्हें अपने साथ ले गई हैं। मुलाजमा बता कर चली गई थी। असद को खुशी हुई कि यहाँ आकर घर की चार दीवारी में मुकीद होने के बजाय सबा ने बाहर की दुनिया में दिलचस्पी लेना शुरू की थी। वो वक्त गुजारी के लिए टीवी देखने लगा था जब सबा के हमरा राश्ता जिसे असद बारहा अपने घर देख चुका था, वो एक अजनबी चेहरे को दाल होते देखकर वसीदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबा इसे हलाफे मामूल घर में देख चुंकी वालेकुम अस्सलाम। राश्ता और दूसरी लड़की दरवाजे पर ही रुक गई थी। असद एहतरामन खड़ा हो गया था। पश्मीना ने अपनी चादर अपने चेहरे पर दुरुस्त की। वो कोई बाकायदा शरई पर्दा नहीं करती थी। यूनिवर्सिटी में भी इसने पर्दा नहीं किया था, मगर चादर इसने हमेशा इस अंदाज में ही ली थी। इसका आधे से ज़्यादा चेहरा चादर की ओट में आ जाता। यही इनकी बीबी जान की तालीम थी। राश्ता और पश्मीना, आओ बैठो प्लीज़। सबा के कहने पर पश्मीना असद की तरफ दूसरी नज़र डाले बगैर सोफ़े पर राश्ता के हमरा टिक गई थी। पश्मीना, ये असद है मेरे हस्बैंड, और असद, ये पश्मीना है राश्ता की देवरानी, और राश्ता को तो आप जानते ही हैं। सबा ने असद को इसी तरह खड़े देकर तारुफ करवा दिया। असद सलाम करके वहाँ से निकल गया। बड़ा प्यारा घर सजाया हुआ है। पश्मीना की निगाहों में सताइश थी। असद के चले जाने के बाद वो आराम से बैठ गई थी।
कराची में असद को रास्ता के बराबर में घर मिला था। पहली बार रास्ता इनके घर में आई थी, दूसरी बार वो खुद आकर सबा को साथ ले गई थी। रास्ता से सबा को काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अब इसे पश्मीना भी बहुत पसंद आई थी। पश्मीना सिताशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। इसकी निगाह टेलीफोन स्टैंड पर रखी हुई तस्वीर पर जा ठहरी। मुस्तफा हसन के साथ खड़े दाएं बाएं भरपूर दिलकश मुस्कुराहट, होंठों पर सजाया असद और हमाद का बड़ा खूबसूरत अंदाज था। असद को ये तस्वीर बहुत पसंद थी। लाहौर में भी ये तस्वीर इसके कमरे में साइड टेबल पर सजी हुई थी और अब यहाँ भी। ये कौन है? पश्मीना ने तस्वीर हाथ में ले ली। ना जाने तस्वीर में ऐसी कौन सी बात थी कि जो पूछ बैठी। ये मेरे तायाबू हैं, साथ में ये हमाद और ये असद हैं। असद से तो तुम अभी मिली हो ना। तायाबू और हमाद अब इस दुनिया में नहीं हैं। अभी इसके जिक्र पर आजुर्दा सी हो जाती थी। वो दुख खुद ब खुद आवाज़ में घुल गया था। ओह आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा सी हो गई, मगर नज़रें तस्वीर पर जम सी गई थी। तस्वीर में असद और हमाद दोनों थे, मगर पश्मीना की नज़रें असद के मुस्कुराते चेहरे में उलझ गई थी। इसे लग रहा था इसने पहले ये कभी चेहरा देखा है। ये चेहरा इसे अपनी तरफ खींच रहा था। सबा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है हम पहले भी कहीं मिले हैं? इसने सबा से ही पूछ लिया था। हो सकता है, मैं यहीं कराची में ही पली बड़ी हुई हूँ। शादी के बाद लाहौर शिफ्ट हो गई थी, मगर अब असद की फिर यहाँ शिफ्टिंग हो गई है। लेकिन मैं पहली दफ़ा कराची आई हूँ। तुम्हें तो मैंने पहली ही बार देखा है, मगर लगता है तुम्हारे शोहर को कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ याद नहीं आ रहा। सबा ने हैरान होकर देखा। हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। असद और सबा भी चंद दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। राशिदा ने टोका तो इसने मज़ीद कुछ कहने के बजाय तस्वीर दोबारा स्टैंड पर रख दी, मगर इसका जहन उलझ चुका था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद राशिदा और पश्मीना चली गई तो असद के पास आई। असद कुर्सी पर बैठा हुआ था। असद, खाना लगाऊं? राशिदा के हाँ जाने से पहले वो खाना तैयार कर चुकी थी। इसने कहा तो असद ने चौंक कर इसे देखा। असद का अंदाज कुछ ऐसा था कि सबा को लगा कि वो इस माहौल से बिल्कुल कटा हुआ है। मैं खाने का पूछ रही थी। इसकी कैफियत पर हैरान होते हुए इसने फिर सवाल दोहराया था। पहले तो नहीं, मगर अब वो असद पर तवज्जो देने लगी थी। वो इस पर गौर करने लगी थी। जहाँ इसकी शख्सियत के बहुत से राज इस पर आया हुए थे, वहाँ इसे यह एहसास भी शिद्दत से होना लगा था कि अक्सर वो सोचते सोचते कहीं खो जाता है। वो इस कैफियत का मुहर्रक नहीं जानती थी, सो उलझ जाती थी। अपनी कनपटियाँ मसलने इसने सर हिला दिया था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एक तो इसका जल्दी आ जाना और ऊपर से ये गुमसुम अंदाज। वो मुतफक्कर सी होकर पूछ रही थी। हाँ ठीक हूँ, वो उलझा ही अंदाज। मगर मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, इसलिए थकन हो जाती है। इतना काम का लोड क्यों डालते हैं उन पर? इस तरह तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। वो समझी थी कि शायद काम की जाती है। इसने हल्के से इसकी पेशानी पर हाथ रखा। असद ने हैरान होकर सबा का मुतफक्कर अंदाज देखा, खास तौर पर यूं पेशानी को छूना। इसके अंदाज खुशगवार सा एहसास जगा था। ऐसे लगा जैसे अब ज़दा माहौल में दिल को मुअत्तर कर देने वाला एक वो इसके लिए एहसासात लिए होती थी, मगर अब ये मेहरबानी। मैं ठीक हूँ मैं। इसने दिल की ख्वाहिश पर इसके सबक नरम हाथों अपने मजबूत हाथों में थाम लिए थे। सबा की गर्दन में अपना दिया गया लॉकेट देकर असद के अंदर अजब सरमस्ती से छाई थी। शादी के बाद इसने बाज़ाहिर ये लॉकेट पहन लिया था, मगर तायाबू की वफ़ात के बाद इसने उतार दिया था और अब फिर ये इसकी गर्दन में था। यानी वो बदल रही थी। ये खुशगवार एहसास था। असद ने तो सिर्फ हाथ बढ़ाया था, मगर सबा का लगा था वो लम्हों की कैद में जकड़ गई थी। असद के नज़रों का इर्तिकाज़ था या इसके हाथ का लम्स जो इसकी गर्दन पर लिपटे लॉकेट को छेड़ रहा था। वो अपने आप में सिमट गई थी। हमेशा की तरह वो इसका हाथ झटक ना सकी थी। असद की नज़रों में ऐसी लपक थी कि इसका दिल अथल पथल होने लगा। असद की मौजूदगी में इस पर ऐसी कैफियत पहले तारी कभी ना हुई थी। सबा इसने इसके मुकाबले खड़े होते हुए बड़ी मोहब्बत से पुकारा था। इसने चेहरा मोड़ना चाहा, मगर असद ने ऐसा ना करने दिया। प्लीज़ सबा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हें देखता हूँ तो जिंदगी का मकसद याद आने लगता है, और तुम एक पल को नज़र ना आओ तो लगता है अंदर से खाली हो गया हूँ। बेहद जज्बातियत का मुजाहरा करते हुए पूरे इस्तेहकाक से असद ने इसे बाजुओं में भर लिया था। असद की नज़रों का वालहानापन और मुसलसल तंग होती गिरफ्त हर चीज़ चीख कर एतराफ़ कर रही थी कि वो इसके लिए किस कदर ख़ास है। वो इसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम रखती है। सबा को अपना आप पिघलता महसूस हो रहा था। दिल था कि सीना तोड़कर बाहर निकलने को बेताब। इसने कुछ कहना चाहा, मज़ाहमत करनी चाही, मगर सारे हौसले भरी मट्टी की तरह ढह गए। सबा, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हारे बगैर बेनामो निशान वजूद हूँ, मगर हालात कैसे भी हों, प्लीज़ मुझे कभी तन्हा ना छोड़ना। मेरी ज़ात को ना जुटलाना, मुझे कभी खुद से दूर ना करना। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तरजीह भी नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरा साथ देना। मैं बरसों तड़पा हूँ, सिर्फ तुम्हारे वजूद का सहारा है, वरना। इसका लहजा टूटा हुआ था, आवाज़ रंध गई थी, जबकि बाजुओं की गिरफ्त लम्हा बलम्हा तंग हो रही थी। इसके हिसार में मुकीद सबा को अपना
सांस बंद होता महसूस हुआ। असद प्लीज होश करें, कोई आ जाएगा। वो रूहान सी हो गई थी, सांस तक लेना मुहाल था। वो बमुश्किल कह पाई थी, असद चूक गया। वो दोनों टीवी लाउंज में थे। एकदम इसे अपने बाजुओं के हिसार से अलग किया। वो इस कदर पुरजोश और बेबाक पहले कभी भी नहीं हुआ था। आई एम सॉरी सबा, रियली सॉरी। वो रुख मोड़ गया था। सबा खुद हैरान थी। एक निगाह इसकी चौड़ी पुश्त पर डाली। अब बैठे, मैं खाना लाती हूँ। अपनी लड़खड़ाती टांगों समेत लरजती आवाज़ में कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो कई दिनों से इसकी कैफियत नोट कर रहा था। जब से वो लोग कराची से आए थे तब से इसे लग रहा था पश्मीना कुछ कहना चाहती है, मगर वो कह नहीं पाती थी। अब भी रात के इस पहर वो बाजार किताब पढ़ रहा था, मगर बिस्तर दराज पश्मीना को ही नोट कर रहा था। पश्मीना क्या बात है, परेशान हो? पश्मीना एक नज़र इस पर डाली, फिर सर नफी में हिला गई। अगर अश्ताबाजी ने कोई बात की है तो कह, मुझसे कहो। कोई बात नहीं, आपको ख्वामोहा फील हो रहा है। इसने फिर टाल दिया। मर्जी है तुम्हारी, वैसे कहते हैं कि कहने सुनने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। किताब एक तरफ रखते हुए इसने मुकम्मल तवज्जो से पश्मीना को बाजू के हिसार में ले लिया था। कहा ना, कोई बात नहीं है, आपको तो बस मौका चाहिए। अपने बालों में चलता जवार का हाथ रोकते इसने चिढ़ कर कहा, और जवार हंस पड़ा। हमारी प्यारी सी बेगम साहिबा वहाँ डिस्टर्ब नहीं हुई। कोई बात हुई ज़रूर है। शाबाश, जो भी मसला है मुझसे कहो। पश्मीना ने लब दांतों में दबा लिए। वो भला जवार से क्या कहती और क्यों कर? वो तो खुद भी तो नहीं जानती थी कि इसे क्या चीज़ उलझा रही है। जवार, मैं बहुत उलझी हुई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह शेयर करूँ। वादा करें मुझे गलत नहीं समझेंगे। जवार ने बड़ी संजीदगी से इसे देखा, फिर गर्दन हिला दी। इसका नाम असद है, असद मुजतबा हसन मुकम्मल नाम है। इसकी बीबी का नाम सबा है। बहुत प्यारी लड़की है। राशिदा भाभी के साथ वाला घर है इनका। वो असल में लाहौर का रहने वाला है, मगर कंपनी की वजह से कराची शिफ्ट हो चुका है। मैंने पहली बार इसे इसके घर में देखा था, और फिर मैं जितने दिन वहाँ रही लाशऊरी तौर पर मैं इसके बारे में सोचती रही। वो बहुत प्यारा और अच्छा इंसान है। बराह रास्त गुफ्तगू नहीं हुई, मगर मैं हर रोज़ इसके घर खसूसन इसे देखने जाती रही। ना जाने इसके अंदर कौन सी कशिश थी, मेरे कदम खुद ब खुद इसके घर की तरफ उठने लगते थे, और यहाँ आकर मुझे लग रहा है ना जाने मैं क्या कुछ खो आई हूँ। जवार के चेहरे का रंग बदल गया। पश्मीना फ़ौरन बोली, जवार मुझे गलत ना समझिएगा, बस इसको देखकर लगता था कि कोई चीज़ है जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। मैं बहुत परेशान हूँ जवार, बहुत। वो बताते बताते आहर एकदम रो पड़ी। इसके सीने पर सर रखे आंसू बहाते वो जवार हान को पत्थर कर गई थी। पश्मीना, जवार को अपनी आवाज़ भी अजनबी लगी थी। जवार, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने हर पहलू से आपको सोचा। वो मेरे दिल में क्यों अपनी तरफ खींचता है, मगर हर बार खामोशी मिलती है। मगर इतना जानती हूँ कि ये कशिश बहुत मुकद्दस जज्बात में लिपटी हुई है। वो बहुत अच्छा है, आप इससे मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जवार कुछ न बोला। अगर मेरे दिल में कोई गलत बात होती तो कभी आपसे शेयर ना करती, वो यकीन दिला रही थी। जवार ने मुश्किल खुद पर काबू पाया। होते हैं बाज़ इंसान ऐसे जिनको देखकर दिल खुद ब खुद इनकी तरफ खींचने लगता है। डोंट वरी यार, परेशान नहीं होते। वो मुस्कुरा कर इसे दिलासा दे रहा था। गुल बीबी कुछ दिनों के लिए राशिदा भाभी की तरफ जा रही हैं। मैं भी साथ चली जाऊँ? बल्कि आप भी चलिए, इससे मिल लीजिएगा। ओके, कोई मज़ाक़ा नहीं, चलेंगे। पश्मीना आम तौर पर यूँ किसी से मुतासर होने वाली नहीं थी। वो भी देखना चाहता था कि इस शख्स में ऐसी क्या बात है जो पश्मीना जैसी लड़की घायल हो गई थी। वो इससे मिलकर कोई हतमी राय कायम कर सकता था। अच्छा, अब आराम से सोने की कोशिश करो। सुबह मैं गुल बीबी से साथ चलने की बात कर लूँगा। इसने फिर से भरपूर तसल्ली दी और लाइट बंद कर दी। गुल बीबी से बात की तो उन्होंने फ़ौरन साथ चलने की हामी भरी थी। इस तरह वो फिर कराची पहुँच गए थे। राशिदा भाभी दोबारा पश्मीना को देखकर बहुत खुश हुई थीं। दोपहर के खाने के बाद जब गुल बीबी आराम करने लेट गई थी, वो जवार को लेकर सबा के घर चली गई। सबा भी पश्मीना को देखकर बहुत खुश हुई। इसे भी पश्मीना बहुत अच्छी लगी थी। जवार को देखने के बाद इसे इनकी जोड़ी बहुत भाई थी। माफ़ कीजिएगा जवार भाई, असद कराची नहीं है, वो सुबह ही लाहौर के लिए निकली हैं, कल रात तक वापस आ जाएंगे। जवार ने जब असद से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो सबाह ने बताया। जवार के साथ साथ पश्मीना के चेहरे की भी जोत बुझ गई थी। मैं चाय लेकर आई हूँ, वो उठकर चली गई। तो पश्मीना ने स्टैंड पर रखी तस्वीर थाम कर जवार को थमाई। ये हैं सबा के शोहर असद मुजतबा हसन। ये ये सुसन है, और ये असद के भाई। जवार ने असद की तस्वीर पर निगाह जमा दी। वो कई सानिये बगैर पलक झपकाए देखे गया। वो कुछ देर वहाँ बैठकर वापस आ गए थे। पश्मीना समझे इसको देखकर ऐसा लगा कि मैं इससे पहले कहीं मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ, मगर कहाँ, याद नहीं आ रहा। अपनी कन पट्टियाँ मसलते वो कह रहा था, और पश्मीना एकदम पुरजोश हो गई। बिल्कुल मेरे जैसी कैफियत है। सच जवार, मुझे भी यही लगा कि मैंने इसे कहीं देखा हुआ है, मिली हूँ मैं इससे। जवार ने कुछ सोचते हुए कहा, पश्मीना मुझे ऐसे लगता है जैसे इस शख्स की शक्ल मामू जान से मिलती जुलती है। शायद यही अट्रैक्शन है जो हमें इसकी तरफ खींचती है। वो चौंक गई थी। अगर इसके चेहरे पर भी दाढ़ी और चेहरे पर कुछ बढ़ती उम्र का अक्स हो तो बिल्कुल मामू जान का चेहरा लगे।
वो पुरसोच अंदाज में कह रहा था और पश्मीना को लगा इसके ज़हन में कुछ धमाका सा हुआ है। सारम लाला, वो सरसराती आवाज़ में बोली और ज़बार चौंक पड़ा। ज़बार, वो सारम लाला तो नहीं? हमारे लाला, ये हमारे खून की कशिश तो नहीं जो मुझे इनकी तरफ खींच रही है? मगर इनका नाम तो असद है। मुजतबा हसन के बेटे हमाद हसन के भाई, वो लाहौर से आए हैं, फिर वो हमारे लाला कैसे हो सकते हैं? ज़बार ने उलझ कर कहा। ज़बार, दुआ करेंगे हमारे सारम लाला ही हों। हमारे लाला, बीबी जान ने एक उम्र इंतज़ार किया है, वो सारी सारी रात सजदे में गुजार देती हैं इस उम्मीद पर कि इनका सारम जिंदा है। वो शिद्दत से रो पड़ी। ज़बार खान ने बड़े स्वभाव से गुल बीबी को सारी बात बताई। वो फ़ौरन सबा के यहाँ जाने के लिए उठी। तशमीना गुल बीबी को हमरा लिए सबा के यहाँ चल पड़ी। सबा बड़े तप्पाक से गुल बीबी से मिली। इसने इन्हें टीवी लॉन्ज में बैठाया तो पश्मीना के इशारा करने पर उन्होंने मौका महल का इंतज़ार किए बगैर फ़ौरन तस्वीर उठा ली। सारम, असद पर निगाह पड़ते ही वो पुकारी। सबा ने ना समझे से इन्हें देखा। ये कौन है? उन्होंने तस्वीर पर उंगली रखी। मेरे शोहर हैं असद, इसने सादगी से बताया तो गुल बीबी फ़ौरन बोल उठी। नहीं, ये सारम है, मेरे लाला की जवानी। मैं तो एक नज़र में पहचान गई हूँ। आज वो हमारे पास होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। मेरा दिल कहता है कि ये सारम है। इसके रुखसार का ये तिल, थोड़ी का ये निशान हमारे सारम का ही तो है। इसके वालिदैन कौन है, कहाँ हैं? इनकी आंखों से आंसू रवां थे और सबा हैरान और शशदर सी खड़ी थी। इसके वालिदैन कौन हैं, क्या नाम है इसके बाप का? वो पूछ रही थी और सबा की समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या बताए। अपने बाप का नाम तो अब तक शायद असद को भी याद ना हो। सब उसे मुजतबा हसन के बेटे के नाम से ही जानते हैं। असद, असद, मुजतबा हसन, इसकी ज़बान से फिसला। दरअसल इसके कुछ कहने को लब वाह कि नहीं, ये सारम है। सारम के वालिद का नाम खान ज़काउल्लाह खान है। ये पश्मीना का भाई है, मेरे लाला इलाके के सरदार हैं। मेरा दिल कहता है कि ये हमारा बचपन का खोया हुआ सारम है। भाभी जान को यकीन है कि सारम जिंदा है। उन्होंने इसके इंतज़ार में सालों गुजारे हैं। मैं कैसे मान लूँ कि ये असद है? मैं पहली निगाह डाल कर कह सकती हूँ कि ये मेरा सारम है। इधर इलाके में ले जाकर खड़ा करूँ तो लोग कसम खाकर कह दें कि ये सारम है। हूबहू मेरे लाला की जवानी है। वो रो रही थी और सबा का दिमाग इस इंकशाफ पर साइन साइन कर रहा था। इसकी थोड़ी का ये निशान तब पड़ा था जब एक दिन लाला सारम को अपने साथ घोड़े की सवारी करवाने के लिए लेकर गए थे और ये गिर पड़ा था। टांके लगे थे, वक्त के साथ साथ दाग मध्यम हो गया था, मगर निशान बरकरार है। वो सबा को बताते बताते आंखें साफ कर रही थी। हमारे मुखालिफ कबीले से शुरू से ही झगड़ा चल रहा था। अब तो ये किस्सा ख़त्म हो गया, शुक्र। मगर उस वक्त दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हमारे ही लाला थे और सारम का ही एक लगते जिगर। उन्होंने साजिश से हमारा सारा हमसे छीन लिया। वो हमारे खानदानी मुलाजिम के साथ हवेली से निकला था। भाभी जान ने अपने हाथों से तैयार करके भेजा था। पहाड़ों पर दुश्मन ने हमला कर दिया, मुलाजिम को मार डाला और हमारा सारम, लोग कहते हैं कि वो पहाड़ों से नीचे जा गिरा। हमने बहुत कोशिश की मगर हमारा सारम ना मिला। लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं, मगर हमें यकीन आता था। वो सोफे पर बैठी सब बता रही थी। पश्मीना की आंखें भी सुरख हो चुकी थी। सुबह बेदम बैठी थी। आंटी, असद आपका सारम ही है। इसकी ज़बान से क्या निकला? पश्मीना और गुलबी भी शिद्दत से रो दी। तुम सच कह रही हो ना? ये सारम है ना, मेरे लाला का बेटा? इसकी आंखों का नूर, मेरी भाभी के दिल का ठंडक, हमारा सारम। या अल्लाह तेरा करम, तेरा शुक्र। अब आप ऊंची आवाज़ में रोते हुए असद की तस्वीर चूमे जा रही थी। तुम हमारी बहू हो, हमारे सारम की बीवी। उन्होंने बालिहानापन से सबा को खुद से लिपटा लिया। पश्मीना ने आहिस्ता आहिस्ता सबा को असद की पहली निगाह देखने के बाद जिसे अब तक तमाम सूरत हाल बताई। वो चुप हुई तो सबा ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकायत बयान कर डाली। अल्लाह गारत करे इन लोगों को जिन्होंने मेरे लाला की नस्ल ख़त्म करना चाहिए थी, मगर जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। अल्लाह ने कैसे मेरे सारम को बचाने का वसीला बनाया। बड़े नेक सिफ्त इंसान थे तुम्हारे ताया, अल्लाह इसकी मगफिरत करे। अगर वो जिंदा होते तो ज़रूर अकीदत से शुक्रिया अदा करती। उन्होंने हमारी अमानत को संभाल कर रखा, अपना नाम दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी की, वरना किसी बेनामो निशान का सहारा कौन बनता है। वो फिर आप दीदा हो गई थी। बहुत प्यारी हो तुम। भाभी जान को बड़ा अरमान था कि इनका सारम जिंदा होता तो इसे दूल्हा बनाती, शादी करती, इनके बच्चों को गोद में खिलाती। अब तुम देखना हम तुम्हें अरमानों से अपने घर ले जाते, अपने सारे अरमान पूरे करती हैं। इसकी पिछानी चूमते हुए बहुत मोहब्बत से कहा। वो मुस्कुरा दी। पश्मीना, अपना मोबाइल निकालकर ज़बार को इतला तो दो, बड़ा बेचैन होगा। फिर हवेली फ़ोन करती हूँ, लाला और भाभी जान को खबरी सुनाती हूँ। मगर आंटी, वो नहीं जानती थी कि असद का क्या रद्द अमल होता है। इसने फिलहाल इन्हें रोकना चाहा था। मुझे मत रोको बहू। इस खुशखबरी के लिए हमने मायूसी और नाउमीदी के दरमियान एक तवील सफ़र तय किया है। अब इसके वालिदैन को बताने दो। जब तक वो अपने काम से लौटेगा तब तक लाला, भाभी और बाकी लोग भी तमाम इधर आ जाएंगे।
के। उन्होंने इस कदर मुल्तजी अंदाज में कहा कि वो कुछ भी ना कह सकी। वो यहाँ पहुंचा तो घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर चौंका। मुलाजमा से सबा का पूछा, इसने बताया कि वो किचन में है, तो सामान रखकर किचन में ही चला गया। वो दरवाजे की पुश्त किए रोटी पकाने में मसरूफ थी। दुपट्टा करीबी स्टैंड पर था, शायद नहाई थी, इसलिए लंबे बालों का आबशार पुश्त पर बह रहा था। महज एक कैचर की मदद से हल्का सा समेटा हुआ था। सबा वो इसके बिल्कुल अकब में आ खड़ा हुआ। वो चौंक कर पलटी तो इसके साथ टकरा गई। असद को इसकी इस कदर घबराहट पर हंसी आ गई। इतनी घबराहट? इतनी बुरी आवाज़ तो नहीं मेरी कि डर जाओ। इसके हाथ से बेलन लेकर स्लीप पर रखा और दोनों कंधे थामे। कल से वो नज़रों से ओझल थी तो लगता था कुछ खो गया है। वो अब सामने आई तो लगता था कि खुद पर सारे इख्तियार खत्म हो गए। सबा के चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कान थी जो यकीनन असद की आमद की वजह से होंठों पर चमकी थी। इसे यकीन सा हो गया था कि अगर वो इस पर इस्तेहकाक जताते हुए दोनों के दरमियान हाल दीवार को गिराने की कोशिश करेगा तो सबा नाराज़ नहीं होगी। आपने तो रात में आना था ना, फिर इस वक्त कैसे? इसकी गहरी बोलती आंखों का सहर ऐसा ही था कि उसके सार में आते ही सब कुछ भूल गई थी। तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगा, जल्दी जल्दी काम निपटा कर भागा चला आया। इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुमने मुझे याद किया था, मेरी गैर मौजूदगी महसूस की थी? वो न जाने क्या सुनना चाहता था। वो धीमे से मुस्कुरा दी, फिर शरारत से बोली, नहीं। सबा के होंठों पर ठहरी मुस्कुराहट ने इसे बेखुद सा कर दिया। सुनो, मैं दावा नहीं करता मगर मेरा यकीन कर लो, बेशक वफा का हलफ समझ लो, मैं तुम्हें बहुत चाहूँगा, बहुत ज़्यादा। हमाद की जगह नहीं ले सकता मगर कोशिश करूँगा कि मेरी रफ़ाकत में तुम खुश रहो। वो इसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए जज़ब से कह रहा था। सबा का दिल इसके हर लफ्ज़ पर ईमान लाता हुआ जा रहा था। प्लीज़ छोड़ें, कोई आ जाएगा, मुलाजमा बाहर ही है। सबा सबा बेटे कहाँ हो? सबा, ये आवाज़ बीवी जान की थी। असद चौंका, ये कौन है? वो पूछ रहा था। बहू। आवाज़ दरवाजे से आई तो असद ने हैरानी से पलट कर देखा। दरवाजे में जो खातून खड़ी थी इनमें बला की तमकनत और वक़ार मौजूद था। असद पर निगाह पड़ते ही वो दरवाजे पर मंजमद हो गई थी। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। असद इनके इस तरह देखने से परेशान होने लगा। सारम, तुम सारम हो ना? इसने असद का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया था। सबा, इसने हैरानी से सबा को पुकारा। असद, ये आपकी बीवी जान है, आपकी माँ। सबा रंधी हुई आवाज़ में इसे सारी सूरत हाल बताने लगी। असद की आंखें सुरह होती जा रही थीं। तीनों नफूस अपनी अपनी जगह गुमसुम, खामोश और अजीब से एहसास में गड़े खड़े थे। सबा ने बात खत्म करके असद का कंधा हिलाया और वो जो इतनी देर से जब्त किए खड़ा था एकदम इनसे लिपट गया। माँ बेटी का मिलन के मंजर सबा की रूह में उतर गया। वो इसे दीवाना वार चूम रही थी। आप अंदर चलें। असद सहारा देकर इन्हें लाउंज में ले आया। कुछ देर बाद सबा लाउंज में और बहुत से चेहरों को बुला लाए। वो सब बाजार इसके लिए अजनबी थे मगर इसके अपने थे। बहुत गहरा ताल्लुक था इन सब का इससे। इसकी बहनें, बहनोई, कज़न, खालाएँ, फिर फूफियाँ, दीगर रिश्तेदार, वो सब मिला। सब ने इसे हाथों हाथ लिया था। ये मेरा बेटा है, मेरा हूँ, मेरी आन, मेरी शान, मेरा बेटा। खानज़काउल्लाह कितनी देर इसे खुद से लिपटाए खड़े थे और हर आंख अश्क बार थी। इसकी तीनों बहनें इसके गिर्द थीं, बाजुओं के हिसार में लिए सबको प्यार करते इसने तीनों के आंसू साफ किए थे। अब तुम दोनों हमारे साथ वादी चलोगे। खान ज़काउल्लाह ने दोनों का साथ लगाकर ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। बहुत धूमधाम से अपनी बहू और बेटे को लेकर जाऊंगा। सारा इलाका देखेगा कि खान ज़काउल्लाह का बेटा जिंदा है। वो बहुत पुरजोश हो रहे थे। खाने से फरागत के बाद वो कमरे में आई तो उससे पहले से वहाँ मौजूद था। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि घर में इतने सारे लोग मौजूद हैं। आपने मौका ही कर दिया था, आते ही तो शुरू हो गए थे। इसने इसका सुरख चेहरा देखा जो अंदरूनी और रूहानी खुशियों का आकाश था। सबा, इस दिन के लिए मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया था। सच तो यह है कि मैं गुज़श्ता ज़िंदगी के 2-4 साल भूल चुका था। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जो नाम मुकाम अबूजान ने दिया वही मुतबर जाना। इनकी ज़िंदगी में कभी अपनों को तलाश करने की कोशिश ना की, कहीं वो हर्ट ना हो जाए। यहाँ आकर भी मैं उलझता रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले मैं बाकायदा कोई कदम उठाता ये सब हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा सबा कि मैंने अपनों को पा लिया है। मुझे अपनी ज़ात का एक निशान मिल गया है। वो जज़्ब से कह रहा था और सबा इसकी खुशियों के दायमी होने की दुआ कर रही थी। ये सब जिस कदर उजलत में हुआ इस कदर दिलचस्प था, बहुत रोमानवी और ख्वाबनाक। सबा को लग रहा था जैसे वो किसी सल्तनत की महारानी हो। एक हफ्ता पहले वो सब इस हवेली में आए थे। बाबा जान, बीवी जान और तीनों बहनें, सब ने गोया इन्हें हाथों का छाला बना कर रखा। तीनों बहनें इसके आगे पीछे यूं हलकान हो रही थी जैसे वो बड़ी कीमती शय है। सारंग खान ज़काउल्लाह का इकलौता बेटा जो बरसों निगाहों से उजल रहा था, यहाँ लाने के बाद उन्होंने इसके वलीमे का एहतमाम कर लिया था। निकाह के वक्त तो वो खास एहतमाम से तैयार ना हुई थी और ना ही कोई सिंगार किया था, मगर अब इन लोगों के ख़ानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक दोनों को एक दफ़ा फिर पूरे एहतमाम से तैयार किया गया था। ना जाने क्या क्या रस्में हुई थी, सबा को तो बाज़ समझ में भी ना आई थी, मगर वो बहुत खुश थी। तमाम रस्मों से फारग होकर उन्होंने सबा
सबा को इसके कमरे में पहुंचा दिया। इसकी कमर के गिर्द तकिया दुरुस्त करके असद को भेजने का कहकर वो तीनों बहनें बाहर निकल आईं। असद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। सबा इस वक्त मुकम्मल दुल्हन वाले अंदाज में बैठी थी। इसे अपने लिए यूं एहतमाम से सजे देखकर दिल नज़र एक एहसास तफाखुर से दो चार हुआ था। मिले हम कभी तो ऐसे कि हिजाब भूल जाएं, मैं सवाल भूल जाऊं वो जवाब भूल जाएं, वो किसी ख्याल में हो और इसी ख्याल में ही कभी मेरे रास्ते में वो गुलाब भूल जाएं। तेरी सोच पर हो हावी मेरी याद इस तरह कि तू अपनी ज़िंदगी का ये निसाब भूल जाए। सबा, इसके माथे की बिंदिया दुरुस्त करते हुए इसने बहुत जाज़बियत से पुकारा था। इसकी गलाई के ज़ेवरात को छेड़ते वो बचपन से लेकर अब तक के तमाम वाक़यात याद करने लगा। हर लम्हा यादगार था, मगर अब लगता था कि इसने बेनामो निशानी का जो भी दौर गुजारा था, इसका इनाम हवेली मोहब्बत करने वाले माँ बाप, जान छिड़कने वाली बहनों और सबा की दिलनशीन रफ़ाकत की सूरत मिल गया था। इतना इंतज़ार किया है इस वक्त का, आप तो रहम कर लो थोड़ा। वो इसके कान में शरारत भरे अंदाज में कह रहा था। असद की बोझल आवाज़ सबा को अपने हवास बेखुद होते हुए महसूस हुए। वो मुकम्मल तौर पर मूड में था। बेबाक निगाहों के तकाज़े नज़रअंदाज किए जाने वाले तो ना थे। इसकी गुर्बत में इसे अपना आप फरामोश होता महसूस होता था। मोहब्बत भरी जसारतों पर वो घबरा जाती थी। तुम नहीं जानती सबा, तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करने से मत रोका करो। इतने जतन से तो मैंने तुम्हें पाया है। इसके हाथों को अपने होंठों का लम्स बख्श दें। वो इसे अपने दिल की तमाम वारदातों की कहानियां सुना रहा था और वो खुद को इसके सुपुर्द किए इसकी उल्फत और मोहब्बत की रुदात सुनते एहसास तफाखर से दो चार हुई जा रही थी और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किए जा रही थी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का एक लॉन्ग नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।